जलयात्रा और नई सीख। समुद्र की सतह पर एक कमरे के आकार का एक छोटा हिमखंड लहरों के साथ बह रहा था। इस हिमखंड के ऊपर त्रिपाठी जीवप्ती आलथी पालथी मारकर बैठा था और काफी आरामदायक महसूस कर रहा था। पाटिल सुमित्रा को ढूंढने और यह जानने के बाद कि उपाध्याय अनीश पाल और उसकी छोटी सीनियर बहन सुरक्षित है, त्रिपाठी जीवप्ती ने बहुत राहत महसूस की। हालांकि वह पाटिल सुमित्रा को दूर नहीं ले जा पाया था और इसके बजाय उसे बर्फ संप्रदाय में छोड़ दिया था। किंगिया और अन्य लोगों द्वारा उसकी देखभाल किए जाने पर पाटिल सुमित्रा केवल मजबूत और मजबूत होती जाएगी। अगली बार जब वे मिलेंगे, त्रिपाठी जीवप्ती का अनुमान था कि पाटिल सुमित्रा और भी अधिक शक्तिशाली होगी। ऐसे अच्छे मूड के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को अपनी यात्रा जारी रखने की जल्दी नहीं थी। बस इस हिमखंड के ऊपर बैठा था और अपनी जीवन शक्ति को थोड़ा चला रहा था, इसे उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आग्रह कर रहा था जहां वह जाना चाहता था। अब जब उसे कोई चिंता नहीं थी तो उसे बस इतना करना था कि आकाश भेदी संप्रदाय सोरिंग हेवन सेक्ट में वापस जाना और जल्द से जल्द अपनी रसायन विद्या कौशल में सुधार करना। प्राचीन दानव कबीले को बचाने वाली संत गोली सेंट पिल्क को परिष्कृत करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ताबोत दास कॉफन स्लेव को ढूंढने के लिए हिम पर्वत श्रृंखला स्नो माउंटेन रेंज में जाएगा। वृद्धि से कुछ संकेत प्राप्त करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती की रसायन विद्या की समझ बहुत गहन हो गई थी। रसायन विद्या करने के लिए अपने ज्वलित ज्ञान सागर कन्फ्लैग्रेटेड नॉलेज सी का उपयोग करना उसकी जीवन शक्ति का उपयोग करने की तुलना में बहुत तेज और अधिक सुविधाजनक था। इसके अलावा कुछ दिनों पहले पाटिल सुमित्रा के साथ उसके आत्मा विलय की मदद से विनाश की दानव आंख डेमन आई ऑफ अनाइलेशन के माध्यम से उसने अन्य मास्टर्स से जो अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी उसके साथ संयुक्त होकर त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की लगती थी। हिमखंड के ऊपर बैठा त्रिपाठी जीवप्ती को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे प्रबुद्ध किया गया हो। स्वर्गीय मार्ग हेवनली वे और मार्शल मार्ग मार्शल डाउ के विभिन्न सत्य उसके दिमाग में एक बिजली की कड़ियां की तरह चमक उठे। उसके विचार प्रकाश की एक किरण से तेज आपस में गुंथ गए क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने स्वयं के मार्ग को समझा। उसका भाव लगातार बदल रहा था। समुद्र विशाल और असीम था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती को रास्ते में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। उसने समय के बीतने को भी भुला दिया और यहाँ तक कि वह कहाँ था इसे भी भुला दिया। बस इस गहन दुनिया में खुद को डूबा दिया, थोड़ा थोड़ा करके मजबूत हो रहा था। हिमखंड के नीचे कभी कभी एक बड़ा समुद्री दानव गुजरता था, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आभा को छिपा लिया ताकि ये समुद्री दानव उसे ढूंढ न पाए, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने कोई परेशानी पैदा नहीं की। आसमान में बादल बिखर गए और उसके पैरों के नीचे लहरें उठी और गिरी। टोंगहुआन क्षेत्र में आने के बाद से त्रिपाठी जीवप्ती ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया इतनी खूबसूरत थी। 1 या 2 महीने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और धीरे से सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी। इस बार की प्रबुद्धता ने उसकी ताकत में बहुत सुधार किया था, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि उत्कृष्ट क्षेत्र के बाद अगले क्षेत्र तक पहुंचना कितना मुश्किल था। ये कहा जा सकता है कि हर उत्कृष्ट क्षेत्र मास्टर ने सभी प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव किया था, जीवन और मृत्यु के किनारे पर संघर्ष किया था, नश्वर क्षेत्र से परे एक खेती को हासिल करने के लिए अनगिनत जीवन या मृत्यु की लड़ाइयों का अनुभव किया था। जो लोग ये चीजें हासिल नहीं कर पाए वे केवल मामूली होंगे या जल्दी मर जाएंगे। इस गहन प्रबुद्धता ने त्रिपाठी जीवप्ती को ज्वलित ज्ञान सागर के आश्चर्यों की एक काफी समझ हासिल करने की अनुमति दी। ज्वलित दैवीय चेतना कन्फ्लैग्रेटेड डिवाइन सेंस दैवीय चेतना का एक संस्करण था। चाहे इसका उपयोग हमले या रक्षा के लिए किया गया हो, ये सामान्य दैवीय चेतना की तुलना में बहुत अधिक उपयोगी था। इसके अलावा इसका उपयोग दूसरों को धोखा देने के लिए भी किया जा सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती की दैवीय चेतना पहले से ही पर्याप्त शक्तिशाली थी। इस शक्तिशाली दैवीय चेतना का उपयोग करके अपने शरीर को ढकने से अन्य लोग उसे गलत समझ सकते थे और यहाँ तक कि उसकी ताकत को कम भी आंक सकते थे, जिससे उसे कुछ अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिलती थी। थोड़ा प्रयोग करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि यह विधि काफी सुविधाजनक थी। उसे बस इतना करना था कि अपनी जीवन शक्ति के संचलन को रोके और दूसरों को धोखा देने के लिए अपनी दैवीय चेतना के साथ कुछ भ्रम पैदा करे। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती का अनुमान था कि उसकी यह विधि उससे अधिक मजबूत दैवीय चेतना वाले लोगों को धोखा देने में सक्षम नहीं होगी। अगर उनकी दैवीय चेतना उससे अधिक मजबूत थी तो वे उसके भेष को देख सकते थे। कुल मिलाकर त्रिपाठी जीवप्ती इस बार के अपने लाभों से बहुत संतुष्ट था। हिमखंड के ऊपर खड़ा होकर और अपनी मांसपेशियों को खींचकर त्रिपाठी जीवप्ती ने दूरी में घूरा, लेकिन वह केवल असीम महासागर और कुछ नहीं देख सकता था। उसका चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने चुपचाप कोसा। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती ने जानबूझकर समुद्री दानवों और अज्ञात खतरों से बचाव किया था। जब वह समझ रहा था, वह अपनी दैवीय चेतना में भी पूरी तरह से डूबा हुआ था, जिससे वह अपनी दिशा को अलग करने में असमर्थ था। उसकी मूल योजना पहले जल आत्मा मंदिर वाटर स्पिरिट टेम्पल में वापस जाना और शुईलिंग से मिलना था। किसी भी हालत में शुईलिंग ने इस बार उसकी मदद की थी और त्रिपाठी जीवप्ती के कुछ दोस्तों में से एक थी, इसलिए उससे मिलना और व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद कहना उसके लिए सही था। फिर जल आत्मा मंदिर को एक पारगमन बिंदु के रूप में उपयोग करके वह आकाश भेदी संप्रदाय में वापस जाएगा। लेकिन अब उसकी योजनाएं थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। हिमखंड के ऊपर थोड़ी देर खड़ा रहने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना मुंह ठीक किया और शांत हो गया।
जब तक वह किसी जीवित व्यक्ति को देख सकता था और दिशा पूछ सकता था, वह सब कुछ पता लगाने में सक्षम होगा। ये सब सोचकर त्रिपाठी जीवप्ती बस आलती पालती मारकर बैठ गया और घूमते हुए समुद्र को देखने लगा। उसका मूड शांत था। समुद्र की नीली लहरों के नीचे मछलियों के झुंड तैरते रहे, जो जीवन शक्ति से भरे हुए लगते थे। कुछ रंगीन मूंगा चट्टानें, कॉरल्स भी त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें खोल गईं। 3 दिन बाद जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती ऊब में आसमान में बादलों को देख रहा था, उसने जो दैवीय चेतना जारी की थी, उसने अचानक एक जीवन आभा का पता लगाया जो उसकी अलर्ट रेंज में टूट रही थी। जीवप्ती की आत्मा तुरंत कांप उठी क्योंकि वह खड़ा हो गया और उस ओर देखा। दूरी में एक छोटा काला बिंदु था जो बगल में कुछ दर्जन किलोमीटर तक यात्रा कर रहा था। यह एक बड़ा जहाज था और इतनी दूरी से भी त्रिपाठी जीवप्ती स्पष्ट रूप से देख सकता था कि यह जहाज कितना असाधारण था। समुद्र में यात्रा करने वाले ये जहाज सामान्य जहाज नहीं थे, बल्कि ऐसे थे जिन्हें कुछ कीमती अयस्कों के साथ विशेष रूप से परिष्कृत किया गया था। इन जहाजों पर कलाकृतियों के निशान थे और उनकी रक्षात्मक शक्ति कीमती कलाकृतियों के बराबर थी। केवल ऐसा बड़ा जहाज ही समुद्री दानवों के हिंसक हमलों का सामना कर सकता था। जलात्मा मंदिर में ऐसे कई जहाज थे। इस पल में यह जहाज त्रिपाठी जीवप्ती पहले जिस पर था उससे भी अधिक शानदार था। उसका धनुष एक ड्रैगन की तरह एक बेहद तेज गति से लहरों को काट रहा था। इस बड़े जहाज पर हवा में कई चमकीले रंग के झंडे फहरा रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने बड़े जहाज की गति और दिशा और वह जिस हिमखंड पर बैठा था उसका थोड़ा अनुमान लगाया और महसूस किया कि थोड़ी देर बाद दोनों 1 दर्जन किलोमीटर अलग गुजरेंगे। जीवन शक्ति के उत्पादन को तुरंत बढ़ाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने उस हिमखंड की गति बढ़ा दी जिस पर वह बैठा था। एक पल बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी दैवीय चेतना को वापस ले लिया। हालांकि उसने सावधानी से जांच करने की हिम्मत नहीं की। त्रिपाठी जीवप्ती मूल रूप से निश्चित था कि इस जहाज पर कोई संत क्षेत्र मास्टर नहीं थे, केवल कुछ उत्कृष्ट और यहाँ तक कि कुछ तीसरे क्रम के उत्कृष्ट थे। अपने हाथ में आत्मा भक्षण कीट सोल डिवॉरिंग इंसेक्ट्स के साथ त्रिपाठी जीवप्ती हिमखंड पर खड़ा होने में संकोच नहीं किया और जोर से चिल्लाया, दूसरी पार्टी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। निश्चित रूप से थोड़ी देर बाद जहाज के धनुष पर कई आकृतियां दिखाई दी। वे सभी उसकी ओर इशारा कर रही थी। स्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवप्ती को देख लिया था। हालांकि उनकी उदासीन आकृतियों को देखते हुए ऐसा लगा कि उनका त्रिपाठी जीवप्ती की चीखों पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था। बड़े जहाज की गति और दिशा थोड़ा सा भी नहीं बदल रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती की त्योरी सिकुड़ गई। ऐसा बड़ा जहाज आखिरकार गुजर गया था, इसलिए वह निश्चित रूप से इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। अब जब वह समुद्र में खो गया था तो उसे वास्तव में अपनी दिशा ढूंढने में मदद करने के लिए किसी को ढूंढने की जरूरत थी। ऐसा सोचकर वह जिस हिमखंड पर बैठा था उसने अचानक अपनी गति बढ़ा दी और सीधे बड़े जहाज में टकरा गया। जहाज के धनुष पर खड़े लोगों के चेहरे तुरंत बदल गए क्योंकि उन्होंने चिल्लाया। बड़े जहाज पर चालक दल जिसने हंगामा सुना वह सभी चौंक गए और जल्दी से देखने के लिए डेक पर दौड़ पड़े। उनमें से कुछ उत्कृष्ट भी थे। अपने सामने क्या हो रहा था ये समझने के बाद उत्कृष्ट क्षेत्र मास्टर तुरंत गुस्सा हो गया और अपना हाथ हिलाया। ये छोकरा कहाँ से आया, इतना लापरवाही से काम कर रहा है। मेरे लिए उसके पैरों के नीचे हिमखंड को तोड़ दो। वास्तव में मेरे पवित्र भूमि के जहाज के खिलाफ काम करने की हिम्मत कर रहा है। हाँ, चलो उसे अभी के लिए जीवित रखते हैं। उसे पकड़ो और स्थिति के बारे में उससे पूछताछ करो। चलो देखते हैं कि वह किस तरह का व्यक्ति है। इस उत्कृष्ट क्षेत्र मास्टर का आदेश प्राप्त करने के बाद शिष्य तुरंत धार्मिक रोष से भर गए। जहाज के धनुष पर खड़े कई लोगों ने तुरंत अपने मार्शल कौशल और कलाकृतियों को प्रदर्शित किया। शुआ 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 जहाज के धनुष से कई ऊर्जा किरणें निकल गई। त्रिपाठी जीवप्ती दंग रह गया। यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी इतनी असभ्य होगी। जल्दी से समुद्र में झुक गया। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ वह हिमखंड जो 1 या 2 महीने से समुद्र पर त्रिपाठी जीवप्ती को ले जा रहा था अचानक धूल में बदल गया। जैसे ही बर्फ के टुकड़े समुद्र पर बिखरे, जहाज पर मौजूद सभी ने चारों ओर देखा। त्रिपाठी जीवप्ती की आकृति को सावधानी से ढूंढ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके लिए वे एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वह कहाँ है? उत्कृष्ट क्षेत्र मास्टर भी त्रिपाठी जीवप्ती को ट्रैक नहीं कर पाया था और जब उसने फिर से ढूंढने की कोशिश की तो वह उसे ढूंढ नहीं पाया। इसलिए उसने एक बदसूरत भाव के साथ पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। सबने सिर हिलाया। एक अन्य शिष्य ने बड़बड़ाया, क्या ऐसा हो सकता है कि वह टूट गया हो? मैं जो देख सकता हूँ वह काफी युवा है और उसकी ताकत ज्यादा नहीं है। बकवास, उत्कृष्ट क्षेत्र मास्टर ने चिल्लाया। समुद्र में अकेले भटकने की हिम्मत करना, उसकी ताकत कैसे खराब हो सकती है? कम से कम वह एक अमरता आरोहण सीमा इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री कल्टीवेटर होना चाहिए। अगर वह वास्तव में टूट गया था तो समुद्र पर कोई खून क्यों नहीं है? ये छोटा छोकरा कहीं छिपा हुआ होगा। सावधानी से उसे ढूंढो। ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक थोड़ा नाराज आवाज अचानक जहाज के किनारे से आए और अगले पल में त्रिपाठी जीवप्ती ऊपर चढ़ा और सीधे डेक पर कूद गया। त्योरी चढ़ाते हुए जहाज पर मौजूद लोगों को घूर रहा था। उसका भाव बदसूरत था क्योंकि उसने पूछा, सब लोग, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, तुम अचानक मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? हम तुम पर हमला नहीं करना चाहते थे, हम बस तुम्हारे पैरों के नीचे हिमखंड को तोड़ना चाहते थे। उत्कृष्ट क्षेत्र मास्टर ने ठंडी नजरों से सूंघा। अगर हम वास्तव में तुम पर हमला करना चाहते तो क्या तुम अभी भी यहाँ शांति से खड़े होते?
त्रिपाठी जीवप्ती ने त्योरी चढ़ाई लेकिन और कुछ नहीं कहा। उसने अभी अभी हमलों को भी देखा था और जानता था कि वे उस पर लक्षित नहीं थे, न ही उनमें कोई मारने का इरादा था। ये संभव था कि उसके दृष्टिकोण ने कुछ गलतफहमी पैदा कर दी थी। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती का इरादा हिमखंड को उनके जहाज से टकराने देना नहीं था। इसकी व्याख्या करना अब बेकार था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने बस इसका उल्लेख नहीं किया। छोटे छोकरे, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, उनका ईमानदारी से जवाब दो। अगर तुमने कुछ भी छिपाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मछलियों को खिलाने के लिए ओवरबोर्ड फेंक दूंगा, उत्कृष्ट क्षेत्र कल्टीवेटर ने गंभीरता से कहा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, अपनी जीवन शक्ति को अपने शरीर पर समुद्र के पानी को वाष्पित करने के लिए चलाया, कोई शत्रुता के बिना एक विनम्र उपस्थिति डाल दी। तुम कौन हो? तुम इस हिमखंड पर कैसे समाप्त हुए? जूनियर बस एक मामूली व्यक्ति है। वह गलती से समुद्र में अपना रास्ता खो बैठा और इस हिमखंड पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा वह बहुत पहले डूब गया होता। हम्फ, आदमी ने ठंडी नजरों से सूंघा। त्रिपाठी जीवप्ती के सीधे उसके सवाल का जवाब नहीं देने से स्पष्ट रूप से उसे कुछ हद तक असंतोष हुआ। तो तुम मेरे पवित्र भूमि के जहाज में क्यों आए? मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा था और केवल तुम्हारा जहाज देखा, इसलिए मैं बस यहाँ आना चाहता था और तुमसे दिशा पूछना चाहता था। हाँ, अगर यह सुविधाजनक है तो मैं तुमसे मुझे समुद्र से दूर ले जाने और बसने के लिए एक जगह ढूंढने के लिए कहना चाहूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती की चतुराई और पवित्र भूमि का जहाज। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छा भुगतान करूंगा, त्रिपाठी जीवप्ती ने समाप्त किया और जोड़ा। डेक पर खड़े कल्टीवेटर ने एक अच्छा मजाक सुना लगता था और हंसी में फूट पड़ा। उनमें से हर एक ने त्रिपाठी जीवप्ती को घूरते हुए एक मनोरंजक भाव दिखाया। उनकी आंखों में एक अजीब प्रकाश चमक उठा। यहाँ तक कि उत्कृष्ट क्षेत्र मास्टर भी मुस्कुराने और सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। छोकरे, तुम किस तरह का पुरस्कार पेश कर सकते हो? लगभग 10 क्रिस्टल पत्थर, क्रिस्टल स्टोन्स कैसे रहेंगे? ये वह कीमत है जिसे मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना सिर झुकाया, बस एक गंवार होने का ढोंग कर रहा था। वह ये भी देख सकता था कि इस जहाज का मालिक या तो अमीर या शक्तिशाली था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इतने छोटे पुरस्कार की परवाह नहीं करेगा। उसके आसपास के लोग और भी जोर से हंसे। उत्कृष्ट क्षेत्र कल्टीवेटर ने हल्के से सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास कुछ फालतू पैसा होगा, छोकरे। हालांकि तुम उन 10 क्रिस्टल पत्थरों को अपने लिए रख सकते हो। ऐसा कहते हुए उसने एक पास के कल्टीवेटर को हाथ हिलाया और आदेश दिया, उसे एक छोटी नाव दो और उसे चले जाने के लिए कहो। त्रिपाठी जीवप्ती के पिछले जवाब ने उसे कुछ हद तक सतर्क कर दिया था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती की ताकत ज्यादा नहीं थी। वह त्रिपाठी जीवप्ती को जहाज पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, बस उसे जितनी जल्दी हो सके भेजना चाहता था। यह ठीक है, त्रिपाठी जीवप्ती ने आग्रह नहीं किया, लेकिन क्या तुम मुझे एक निश्चित दिशा में इशारा कर सकते हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ है, जब तक मैं जितनी जल्दी हो सके जमीन तक पहुंच सकता हूँ। एक निश्चित दिशा में इशारा करने का क्या उपयोग है? दूसरे आदमी ने ठंडी नजरों से सूंघा। तुम्हारी खेती के साथ तुम जमीन तक पहुंचने में सक्षम नहीं होगे, तुम्हें बस समुद्र पर प्रार्थना करनी होगी। तुम खुद को भाग्यशाली मान सकते हो कि मेरे नवस्वर्ग पवित्र भूमि 9 हेवंस होली लैंड से मिले हो। अगर ये किसी अन्य महान बल का जहाज होता तो मुझे डर है कि तुम्हें पहले ही टुकड़ों में काट दिया गया होता और समुद्र में फेंक दिया गया होता। नवस्वर्ग पवित्र भूमि। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव गंभीर हो गया। पवित्र भूमि शब्द का उपयोग करने की हिम्मत करना, यह महान बल कोई छोटी बात नहीं थी। टोंगहुआन क्षेत्र में आने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने भी विभिन्न प्रकार के बल देखे थे, बड़े और छोटे, जैसे साहसी स्वतंत्र संघ, बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन, जलात्मा मंदिर, वाटर स्पिरिट टेम्पल, उज्ज्वल गड़गड़ाहट आत्मा धर्म, ब्राइट थंडर स्पिरिट रिलीजन, आकाशभेदी संप्रदाय, सोरिंग हेवन सेक्ट और इसी तरह। उनमें से साहसी स्वतंत्र संघ और उज्ज्वल गड़गड़ाहट आत्मा धर्म अपेक्षाकृत कमजोर थे, जलात्मा मंदिर बीच में था और आकाशभेदी संप्रदाय सबसे मजबूत था, लेकिन यह नवस्वर्ग पवित्र भूमि आकाशभेदी संप्रदाय से भी अधिक मजबूत होनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने बात की, एक छोटी नाव जो कई लोगों को समायोजित कर सकती थी, जहाज से नीचे उतारी गई और एक कल्टीवेटर ने चिल्लाया, चाचा कियान, अंकल कियान, नाव तैयार है। चाचा कियान नामक उत्कृष्ट क्षेत्र कल्टीवेटर जवाब देने ही वाला था, लेकिन उसकी त्योरी सिकुड़ गई क्योंकि वह जल्दी से पलटा और झुका। युवती, आप यहाँ बाहर क्यों हैं? डेक पर खड़े अन्य कल्टीवेटर ने भी जल्दी से उस दिशा में सलामी दी। उनके भाव बेहद सम्मानजनक थे। उनकी नजरों का पीछा करते हुए जीवप्ती की आंखों में चमक आ गई। केबिन से एक सफेद पोशाक पहने एक युवा महिला बाहर निकल कर आई। यह महिला बहुत युवा और बेहद खूबसूरत थी। उसकी त्वचा भेड़ के मांस की चर्बी जितनी सफेद, उसकी भौहें चांद की तरह घुमावदार और उसकी खूबसूरत आंखों की जोड़ी ने एक जीवंत आकर्षण निकाला। उसका आकृति उत्कृष्ट, लंबा और सीधा था और उसके नितंब गोल और कोमल थे। उसका पूरा शरीर एक कुलीन युवती की आभा निकालता था, आंखों को भाता था। त्रिपाठी जीवप्ती की खुली टकटकी से जागरूक होते हुए महिला ने थोड़ा सा त्योरी चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि उसने सहज रूप से उसकी ओर देखा। चाचा कियान ने अपना सिर घुमाया और त्रिपाठी जीवप्ती पर ठंडी नजरों से ताना मारा। उसका स्वर चेतावनी से भरा हुआ था। त्रिपाठी जीवप्ती ने शांति से जवाब दिया। अंदर थोड़ा दम घुट रहा था, इसलिए जब मैंने बाहर कुछ शोर सुना
तो मैं देखने के लिए बाहर आए। महिला के होंठ थोड़े अलग हुए। उसकी आवाज़ तेज और सुखद थी क्योंकि उसने चारों ओर देखा और पूछा, यहाँ क्या हुआ? चाचा कियान ने तुरंत वह सब कुछ बताया जो अभी अभी हुआ था, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा हो। महिला ने थोड़े आश्चर्य के साथ त्रिपाठी जीवक्ति को देखने से खुद को रोक नहीं पाया, इससे पहले कि हल्के से सिर हिलाए, ये संकेत देते हुए कि वह समझ गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना मामूली मामला युवती को परेशान करेगा। यह अधीनस्थ 10,000 मौत का हकदार है। चाचा कियान ने काफी डर दिखाया। चाचा कियान, तुम बहुत गंभीर हो। महिला ने धीरे धीरे सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवक्ति को गहराई से घूरते हुए थोड़ा मुस्कुराए और कुछ चौंकाने वाला कहा, लेकिन उसे झूठ बोलना चाहिए। त्रिपाठी जीवक्ति दंग रह गया, जिज्ञासा से महिला को देख रहा था। यह नहीं समझ रहा था कि वह इतनी निश्चित क्यों थी। हाँ, इस अधीनस्थ को भी कुछ अनुमान है, इसलिए मैं उसे जाने के लिए कहने के बारे में सोच रहा था। चाचा कियान ने त्रिपाठी जीवक्ति को अंधेरे में देखा। उसे भगाने की जरूरत नहीं है। वह एक अमरता आरोहण सीमा इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री कल्टीवेटर है। अगर हम उसे भगाते हैं तो उसके पास जीने का कोई रास्ता नहीं होगा। हालांकि उसने झूठ बोला, लेकिन हमारे प्रति उसका कोई द्वेष नहीं है। शायद उसे कुछ कठिनाइयां हैं जिनके बारे में वह बात नहीं कर सकता, इसलिए हम उसे रास्ते में अपने साथ ले जाएंगे और जब हम अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे तो हम उसे जाने देंगे। चूंकि युवती ऐसा कहती है, यह अधीनस्थ वही करेगा जो आप कहती हैं। चाचा कियान ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। मैं पहले वापस जाऊंगी, तुम सब सावधान रहो। महिला ने आदेश दिया, पलटी और चली गई। उसके जाने के बाद चाचा कियान त्रिपाठी जीवक्ति के पास गया और ठंडी नजरों से कहा, युवती दयालु है, मुझे तुम्हें भगाने नहीं दिया। तुम बेहतर व्यवहार करो। अगर तुमने हमारे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि इतना दर्द में होने का क्या मतलब है कि तुम मरने की इच्छा करोगे। त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराया, निश्चित रहो, मैं बहुत सुरक्षित रहूंगा। मैं बस मुख्य भूमि में वापस जाना चाहता हूँ। ये सबसे अच्छा है। चाचा कियान ने जोर से सिर हिलाया। एक शिखर अमरता आरोहण सीमा पीक इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री कल्टीवेटर को हाथ हिलाया। चेंगफी, उस पर नजर रखो, उसे परेशानी पैदा करने का मौका मत दो। हाँ, एक लंबा और मजबूत आदमी ने जल्दी से जवाब दिया। अपने आदेश देने के बाद चाचा कियान भी अपने खुद के काम करने चला गया। चेंगफी नामक कल्टीवेटर त्रिपाठी जीवक्ति के पास गया। उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं। त्रिपाठी जीवक्ति इस पल में केवल अपनी अमरता आरोहण सीमा के 7वें चरण की खेती दिखा रहा था, इसलिए जब तक एक सर्वक्षेत्र मास्टर उसकी जासूसी करने के लिए नहीं आता, कोई भी उसकी सच्ची खेती को देखने में सक्षम नहीं होगा। इस उम्र में इस तरह की खेती टोंगहुआन क्षेत्र में बहुत सामान्य थी, इसलिए यह कोई संदेह पैदा नहीं करेगा। ये चेंगफी एक शिखर अमरता आरोहण सीमा कल्टीवेटर था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से खुद को श्रेष्ठ महसूस किया। छोटे छोकरे, व्यवहार करो। चाचा के पास तुम्हारी देखभाल करने के लिए इतना खाली समय नहीं है। अगर तुमने चाचा को गुस्सा दिलाया तो मैं निश्चित करूंगा कि तुम पीड़ित हो। हाँ, मैं बहुत बहुत ईमानदार रहूंगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने जल्दी से सिर हिलाया। नवस्वर्ग पवित्र भूमि में हर किसी में एक गौरव की भावना थी, जो शायद टोंगहुआन क्षेत्र में उनके बल की उत्कृष्ट स्थिति से संबंधित थी। ठीक वैसे ही जैसे केंद्रीय राजधानी में 8 महान परिवारों के शिष्यों में भी एक श्रेष्ठता की भावना थी। जब वे बाहर जाते थे, यह महसूस करते थे कि दुनिया में कोई भी उनसे कम नहीं है। त्रिपाठी जीवक्ति ने इसे कई बार देखा था, इसलिए उसने परवाह नहीं की। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे रहने के लिए एक जगह व्यवस्थित करूंगा। चेंगफी ने ताना मारा। त्रिपाठी जीवक्ति को इशारा किया। त्रिपाठी जीवक्ति ने जल्दी से उसकी गति पकड़ ली। चलते हुए पूछ रहा था, दोस्त, वह लड़की अभी कौन थी? तुम सब उसे इतना सम्मानजनक क्यों लगते हो? छोकरे, तुम काफी जिज्ञासु हो। चेंगफी ने तिरस्कारपूर्वक त्रिपाठी जीवक्ति को देखा, ठंडी नजरों से सूंघा। तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, मैंने बस सोचा कि वह बहुत खूबसूरत थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने कोमलता और कोमलता का एक भाव दिखाया। हे, उनकी महिमा संतनी, हर हाइनेस द सेंटेस, स्वाभाविक रूप से खूबसूरत है। चेंगफी के चेहरे पर कट्टरता का एक निशान चमक उठा। उनकी महिमा संतनी के प्रति काफी आसक्त लगता था, लेकिन जल्द ही वह वापस आया और गुस्से से चिल्लाया, गंदे छोकरे, अगली बार जब तुमने उनकी महिमा संतनी को देखने की हिम्मत की तो ये चाचा तुम्हारी आंखें निकाल देंगे। क्या तुम सोचते हो कि एक मेढक हंस का मांस खा सकता है? तुम खुद को क्यों नहीं देखते? उनकी महिमा संतनी कोमल और दयालु है, जो उसका मुकाबला कर सकता है वह अभी तक पैदा नहीं हुआ है। बस तुम उसे देखने में सक्षम होना तुम्हारे पिछले जन्म से बचा हुआ एक आशीर्वाद है। इस बड़े आदमी ने त्रिपाठी जीवक्ति के प्रति तिरस्कारपूर्वक सूंघा। उसके शब्दों ने त्रिपाठी जीवक्ति को ऐसा महसूस कराया जैसे उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी आंखें घुमाई। सोच रहा था कि हालांकि वह उस छोटे सफेद लड़के जाई याओ से तुलना नहीं कर सकता था, फिर भी वह एक वीर और असाधारण आदमी था। इस आदमी द्वारा उसे एक दुखद व्यक्ति के रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है? बात करने में रुचि तुरंत खो गई। त्रिपाठी जीवक्ति चुपचाप चेंगफी के पीछे पीछे चला। हालांकि यह महिला वास्तव में नवस्वर्ग पवित्र भूमि की संतनी थी, एक तथ्य जिसने त्रिपाठी जीवक्ति को आश्चर्यचकित कर दिया। ये कहा जाता था कि संतनियां पवित्र और कुलीन अस्तित्व थी। सामान्य परिस्थितियों में वे सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देंगी।
त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि नवस्वर पवित्र भूमि की यह सिंतनी समुद्र में एक जहाज पर क्यों तैर रही थी। जल्द ही चेंगफी त्रिपाठी जीवप्ती को जहाज के केबिन के नीचे एक कमरे में ले गया। एक चिड़चिड़ापन के भाव के साथ चेंगफी ने कहा, अंदर जाओ, जब तक हम अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचते तुम्हें यहाँ रहना होगा। तुम्हारा 3 समय का भोजन स्वाभाविक रूप से तुम्हें भेजा जाएगा। तुम्हें अनुमति के बिना बाहर जाने की अनुमति नहीं है। अगर तुमने बाहर जाने की हिम्मत की तो तुम्हें समुद्र में फेंक दिया जाएगा। छोटे स्थान को देखते हुए जहां घूमने पर भी वह एक दीवार से टकरा जाता, त्रिपाठी जीवप्ती खुद को त्योरी चढ़ाने से रोक नहीं पाया। हालांकि उसने बहुत अधिक नहीं मांगा और बस एक शब्द कहे बिना अंदर चला गया। चेंगफी ने त्रिपाठी जीवप्ती को काफी विनम्रता से काम करते देखा और बहुत संतुष्ट था। त्रिपाठी जीवप्ती के प्रवेश करने के बाद तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। ये कमरा वास्तव में एक कमरा नहीं था, यह शायद बस एक छोटा गोदाम था जिसका उपयोग चीजें संग्रहित करने के लिए किया जाता था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2 मीटर था और एक अजीब गंध निकालता था। त्रिपाठी जीवप्ती बेहद असहाय था। कमरे में कुछ भी नहीं था, इसलिए वह केवल फर्श पर आलती पालती मारकर बैठ सकता था और अपने पीछे की खिड़की खोल सकता था जिससे साफ समुद्री हवा अंदर आ सके। तभी उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ। बड़ा जहाज समुद्र पर यात्रा जारी रखता रहा। पूरी यात्रा शांत रही। त्रिपाठी जीवप्ती अपने लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जहाज पर मौजूद लोगों की हरकतों पर जासूसी नहीं की। हर दिन वह बस केबिन में बैठता और खेती करता, नवस्वर पवित्र भूमि के बड़े जहाज की गोदी में लगने का इंतजार करता ताकि वह जा सके। इस अवधि के दौरान चेंगफी ने भी 3 समय का भोजन पहुंचाया, जो सभी समुद्री मछली थे जिसमें त्रिपाठी जीवप्ती के मुंह में ज्यादा स्वाद नहीं था। चाचा कियान, जो एक उत्कृष्ट क्षेत्र कल्टीवेटर था, भी कई बार त्रिपाठी जीवप्ती की स्थिति के बारे में पूछने आया और त्रिपाठी जीवप्ती को व्यवहार करते देखने के बाद वह बहुत संतुष्ट था। कभी कभी कुछ समुद्री दानव परेशानी पैदा करते, लेकिन जहाज के मास्टर्स की घेराबंदी के तहत उन्हें जल्दी से मार दिया गया। कई लड़ाइयों के बाद त्रिपाठी जीवप्ती नवस्वर पवित्र भूमि की विरासत से गुप्त रूप से चौंक गया। जहाज पर कम से कम 6 उत्कृष्ट क्षेत्र मास्टर्स थे, जिनमें से 2 तीसरे क्रम के उत्कृष्ट थे। चाचा कियान उनमें से एक थे। शेष 4 सभी दूसरे क्रम के उत्कृष्ट थे। हालांकि जिस चीज ने त्रिपाठी जीवप्ती को थोड़ा अजीब महसूस कराया वह ये थी कि यहाँ कोई संत क्षेत्र मास्टर नहीं था। तार्किक रूप से बोलते हुए सिंतनी की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए अगर ऐसा चरित्र समुद्र पर तैर रहा था तो किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए यहाँ एक संत क्षेत्र मास्टर को तैनात किया जाना चाहिए। समझने में असमर्थ त्रिपाठी जीवप्ती ने इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा। जहाज के केबिन में एक विशाल कमरा के अंदर नवस्वर पवित्र भूमि की सिंतनी एक मेज पर बैठी थी, अपनी थोड़ी को अपने हाथ पर आराम दे रही थी, सोच में डूबी हुई लगती थी। जीवप्ती के कमरे की तुलना में ये कमरा 10 लाख गुना बेहतर था। कमरा सबसे ऊंचे ग्रेड की धूप से रोशन था, खुशबू सुखद थी और गर्मी से भरी हुई थी। कमरे की सजावट भी अतुलनीय रूप से उत्कृष्ट थी। कमरे के हर कोने से एक कुलीन आभा बह रही थी। नवस्वर पवित्र भूमि की सिंतनी त्रिपाठी जीवप्ती के बारे में क्या सोच रही है? क्या उसकी झूठ बोलने की टिप्पणी किसी गहरी सच्चाई का संकेत देती है? समुद्र हरा द्वीप और संतनी का रहस्य। युवती, आप क्या सोच रही हैं? संतनी के बगल में खड़ी एक दासी ने उसे 1 या 2 घंटे तक अचल रहते देखा और पूछे बिना नहीं रह सकी। कुछ नहीं, संतनी ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी भौं पर उदासी का एक फीका निशान दिखाई दिया। युवती, क्या आप सोच रही हैं कि क्या आप इस बार पवित्र गुरु खोली मास्टर को ढूंढ पाएंगी या नहीं? बी मुस्कुराए। मैं पवित्र गुरु को ढूंढना नहीं चाहती। संतनी ने धीरे से आह भरी। लेकिन यह युवती का कर्तव्य है। बी का चेहरा भी उदासी से भर गया। मुझे पता है, मैं अभी उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन वह दिखाई नहीं दिया है। मैं क्या कर सकती हूँ? ये सबसे अच्छा होगा अगर वह कभी दिखाई न दे। उस तरह युवती को किसी भी चीज के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। शाह, संतनी ने जल्दी से अपनी थोड़ी पर एक जैद उंगली उठाए और चुपचाप बाहर झांका, फुसफुसाते हुए, तुम ये केवल मुझसे कह सकती हो, इसे बाहर मत कहो। अगर चाचा कियान और अन्य लोग सुनते हैं तो यह अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है। बी ने अपनी जीभ बाहर निकाली। लेकिन युवती को बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे नवस्वर पवित्र भूमि में कुल 4 संतनियां हैं। आपके अलावा अन्य 3 भी उसे ढूंढ रही हैं। शायद वे उसे ढूंढने में सक्षम होंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसे ढूंढता है। यह अच्छा नहीं होगा। संतनी ने थोड़ा आह भरी, खड़ी हुई और कहा, मैं यहाँ बैठकर थक गई हूँ, चलो बाहर टहलने चलते हैं। हाँ, बी ने जल्दी से सिर हिलाया। केबिन के बाहर और थोड़ी देर चारों ओर देखते हुए संतनी का मूड बहुत सुधर गया। अचानक त्रिपाठी जीवप्ती को याद करते हुए उसने जहाज पर मौजूद शिष्यों में से एक से जल्दी से उसके बारे में पूछा। ये जानकर कि त्रिपाठी जीवप्ती केबिन में छिपा हुआ था और बाहर नहीं आया था, संतनी ने त्योरी चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। चूंकि वह एक विशेष क्षमता के साथ पैदा हुई थी, वह मूल रूप से दूसरों के सच्चे विचारों पर जासूसी कर सकती थी। जब वह पहले त्रिपाठी जीवप्ती से मिली, हालांकि उसने समझा कि उसके प्रति उसकी कोई शत्रुता या द्वेष नहीं था, उसने फिर भी महसूस किया कि वह थोड़ा अजीब था, जैसे कि वह एक रहस्यमय आभा में ढका हुआ था जिसने संतनी, जो हमेशा अवलोकन में अच्छी रही थी, को उसे देखने में असमर्थ बना दिया।
ये जानकर कि वह सुरक्षित था, सैंटनी का उससे बात करने का कोई इरादा नहीं था और थोड़ी देर आराम करने के बाद केबिन में वापस चली गई। दिन बीत गए और जहाज लगभग 1 महीने से समुद्र पर यात्रा कर रहा था जब त्रिपाठी जीवप्ती, जो केबिन के नीचे ध्यान कर रहा था, ने अचानक एक खुशबू सूंघी जिसने उसे पुरानी याद महसूस कराई। ये मिट्टी की गंध थी। वह जल्दी से खिड़की से बाहर देखा और देखा कि दूर क्षितिज में कुछ अनियमित रूप से व्यवस्थित द्वीप थे। चौंक कर त्रिपाठी जीवप्ती खड़ा हो गया। इस अवधि के दौरान वह केबिन में बंद था और इसने उसे मौत के घाट उतार दिया था। अब जब उसने जमीन देखी तो वह आखिरकार इस छोटे स्थान को छोड़ सकता था और उसका मूड तुरंत खुश हो गया। आधे दिन बाद बड़ा जहाज एक द्वीप के किनारे रुक गया और दरवाजे के बाहर से पैरों की एक लहर आई। थोड़ी देर बाद चेंगफी नामक मजबूत आदमी ने दरवाजा धकेला और चिल्लाया, बच्चे, हम पहुंच गए हैं, बाहर आओ। त्रिपाठी जीवप्ती ने थोड़ा सिर हिलाया और उसके पीछे बाहर चला गया। जहाज के डेक पर नवस्वर पवित्र भूमि के शिष्य एक व्यवस्थित तरीके से उतर रहे थे। द्वीप के किनारे पर कुछ खेती करने वाले कल्टीवेटर भी थे जो स्थानीय अत्याचारी लगते थे, जो सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन कर रहे थे। वे सभी सम्मानजनक मुस्कान पहन रहे थे। जब त्रिपाठी जीवप्ती ने डेक पर नवस्वर पवित्र भूमि की सैंटनी को देखा तो उसने एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि उसकी ओर चले। उसके आंदोलन ने तुरंत कई खेती करने वाले कल्टीवेटर का ध्यान आकर्षित किया। चाचा कियान की जीवन शक्ति उभर गई क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती पर गुस्से से देखा। ऐसा लगा कि जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती थोड़ा सा भी चलेगा उसे तुरंत निर्दयतापूर्वक मार दिया जाएगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने इसे नहीं देखा और आराम से सैंटनी की ओर घूम गया, अपने हाथ जोड़ते हुए, और कहा, युवती के इस बार के बचाव के लिए बहुत धन्यवाद, यह एक अपने दिल में याद रखेगा। मैं युवती को शाश्वत यौवन, स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूँ। सैंटनी की पलकें थोड़ी कांप गईं इससे पहले कि वह अचानक मुस्कुराए। त्रिपाठी जीवप्ती के शब्द दूसरों से काफी अलग थे, जिससे वह थोड़ी आश्चर्यचकित थी। हल्के से सिर हिलाते हुए उसने कहा, आप बहुत विनम्र हैं। भविष्य में आपको अपने आसपास के माहौल पर अधिक ध्यान देना चाहिए। फिर से समुद्र में मत बहो। युवती की चिंता के लिए बहुत धन्यवाद, विदा। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवप्ती जहाज से कूद गया और जल्दी से चला गया। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला चाचा कियान त्रिपाठी जीवप्ती को बहुत नापसंद करता था और ठंडी नजरों से सूंघे बिना नहीं रह सका। मुझे लगता है कि वह काफी ईमानदार है। सैंटनी ने त्रिपाठी जीवप्ती की गायब हो रही पीठ को देखा और मुस्कुराए। जहाज के नीचे कई खेती करने वाले कल्टीवेटर, चाहे बूढ़े हों या युवा, इस मुस्कान से आकर्षित हुए और क्षण भर के लिए दंग रह गए। ये तब तक नहीं था जब तक चाचा कियान ने एक भारी सूंघनी नहीं निकाली कि हर कोई ठीक हो गया और थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। त्रिपाठी जीवप्ती जहाज से उतरा और द्वीप के चारों ओर घूमता रहा। इस द्वीप पर भी कई खेती करने वाले कल्टीवेटर आ रहे थे और जा रहे थे, लेकिन यहाँ विश्व ऊर्जा, वर्ल्ड एनर्जी की आभा थोड़ी पतली थी। जलात्मा मंदिर द्वारा अधिकृत अन्य द्वीपों जितनी समृद्ध नहीं थी। इसके अलावा इस द्वीप पर ज्यादा मास्टर्स नहीं लगते थे। स्थानीय मास्टर्स में जो अभी अभी नवस्वर पवित्र भूमि का अभिवादन करने आए थे, सबसे शक्तिशाली केवल एक दूसरे क्रम का उत्कृष्ट था, एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी जो कप में एक पैर रखे हुए था। देखने में आसपास के द्वीप बहुत अच्छे नहीं थे और कुछ छोटे बल द्वारा अधिकृत होने चाहिए। जल आत्मा मंदिर से पूरी तरह से अतुलनीय। आने और जाने वाले लोगों के दृश्य से ये स्पष्ट था कि जल आत्मा मंदिर की ओर बाहरी लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस द्वीप पर कई बाहरी लोग लगते थे। द्वीप के चारों ओर थोड़ी देर भटकने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती एक सराय में चला गया। खिड़की के पास एक मेज चुनी और वेटर को उसे कुछ खाना और पीना लाने का आदेश दिया। वेटर ने सिर हिलाया और जल्द ही कई उत्कृष्ट व्यंजनों के साथ वापस आया, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था उसे त्रिपाठी जीवप्ती ने रोक दिया। सम्मानित अतिथि के पास और क्या निर्देश है? वेटर ने एक मुस्कान के साथ पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस 2 क्रिस्टल पत्थर निकालकर मेज पर रख दिए। वेटर की आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत चापलूसी की। सम्मानित अतिथि, इन व्यंजनों की कीमत 2 क्रिस्टल पत्थरों से अधिक नहीं होगी। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर तुम्हारे जवाब मुझे संतुष्ट करते हैं तो अतिरिक्त तुम्हारा है। अगर सम्मानित अतिथि के पास कोई सवाल है तो कृपया पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। यह विनम्र व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से जवाब देगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। पूछने से पहले एक पल के लिए संकोच किया, ये जगह कहाँ है? वेटर ने एक पल के लिए आश्चर्य में त्रिपाठी जीवप्ती को घूरा, इससे पहले कि मुस्कुराए। सम्मानित अतिथि को नहीं पता कि यह जगह कहाँ है। तो आप यहाँ कैसे पहुँचे? हालांकि उसने बात पूरी करने से पहले उसने त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों में नजर देखी और जल्दी से रुक गया और समझाया, ये समुद्र हरा द्वीप सी ग्रीन आइलैंड है। तो यहाँ किस तरह के बल हैं? यहाँ चेंग परिवार, चेंग फैमिली, वांग परिवार, वांग फैमिली, हाई परिवार, है फैमिली है। वेटर ने एक एक करके बताया। वेटर के विवरण को सुनने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने समझा कि ये आसपास के द्वीप 7 परिवार गठबंधन 7 फैमिली अलायंस नामक एक बल से संबंधित थे। आसपास लगभग 20 से 30 द्वीप थे और कुल 7 परिवारों ने इन द्वीपों पर कब्जा कर रखा था। ये परिवार सभी ताकत में काफी बराबर थे, लेकिन उनमें से कोई भी बहुत शक्तिशाली नहीं था। इन परिवारों में मास्टर्स के लिए, जैसा कि त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले देखा था,
सबसे शक्तिशाली केवल एक दूसरे क्रम का उत्कृष्ट था और ज्यादा उत्कृष्ट नहीं थे। हर परिवार में केवल 4 या 5 थे। जलात्मा मंदिर की दूरी के बारे में पूछने के बाद वेटर का जवाब त्रिपाठी जीवक्ति को दंग कर गया। वह नवस्वर पवित्र भूमि के जहाज का विपरीत दिशा में पीछा करता रहा लगता था और अब जलात्मा मंदिर से कई दसियों हजार किलोमीटर दूर था। ये जानकर त्रिपाठी जीवक्ति केवल असहायता से सिर हिला सका। ऐसा लगा कि उसके लिए जलात्मा मंदिर में वापस जाकर शिवलिंग को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह केवल तब तक इंतजार कर सकता था जब तक उन्हें मिलने का मौका नहीं मिलता। जहां तक इन द्वीपों की सबसे करीब मुख्य भूमि की बात है, नाव से पहुंचने में कम से कम 1 महीना लगेगा। क्या यहाँ कोई रसायन विद्या गिल्ड, एल्केमिस्ट गिल्ड है? त्रिपाठी जीवक्ति ने त्योरी चढ़ाकर पूछा। वेटर ने सिर हिलाया। कितनी दूरस्थ जगह? त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने दिल में कोसा। यहाँ तक कि रसायन विद्या गिल्ड मुख्यालय ने भी यहाँ एक शाखा स्थापित नहीं की थी। स्पष्ट रूप से ये जगह काफी उजाड़ थी। क्या छोटा भाई एक रसायन है? वेटर एक चालाक आदमी था, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति के सवाल से वह तेजी से कुछ जानने में सक्षम था। क्या गड़बड़ है? त्रिपाठी जीवक्ति ने उसकी ओर देखा। 7 परिवार गठबंधन जोर से रसायनियों को भर्ती कर रहा है और लाभ प्रथम श्रेणी के हैं। अगर छोटा भाई कुछ पैसा कमाना चाहता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। त्रिपाठी जीवक्ति ने चुपचाप अपने होंठ घुमाए। स्पष्ट रूप से इसमें रुचि नहीं थी। उसने लाभों की परवाह नहीं की। वह इस पल में केवल अपनी रसायन विद्या कौशल में सुधार करना चाहता था, लेकिन 7 परिवार गठबंधन के बल को देखते हुए ये स्पष्ट था कि उनके पास उसके लिए परिष्कृत करने के लिए कोई अच्छी जड़ी बूटियां नहीं थी। ठीक है, यहाँ मेहमान किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं उन्हें इतना अच्छा कपड़े पहने हुए क्यों देखता हूँ? वे इतने सुंदर और भव्य क्यों लगते हैं? जीवक्ति ने फिर से पूछा। इस द्वीप पर आने के बाद से त्रिपाठी जीवक्ति ने इस समस्या पर ध्यान दिया था। मूल रूप से जब तक कोई युवा आदमी था, वे कुत्तों की तरह तैयार होते थे। वे न केवल अपने कपड़ों के बारे में विशेष थे, बल्कि जब वे बोलते थे तो वे भी बहुत विनम्र थे। ऐसा लगता था जैसे वे सभी बहुत अच्छी तरह से शिक्षित थे। न केवल युवा लोग, बल्कि कुछ मध्यम आयु वर्ग के लोग भी ऐसे थे, हमेशा अपने तरीकों पर ध्यान देते थे, जैसे कि एक अदृश्य आंख उनकी प्रदर्शन का अवलोकन कर रही थी। इसने त्रिपाठी जीवक्ति को काफी पजल कर दिया। यह नहीं समझ रहा था कि क्या ये इस जगह का रिवाज था या कोई अन्य कारण। छोटा भाई, तुम्हें नहीं पता? त्रिपाठी जीवक्ति का सवाल सुनकर वेटर ने अचानक एक मुस्कान दिखाई। उसका भाव अस्पष्ट हो गया। क्या मुझे पता होना चाहिए? त्रिपाठी जीवक्ति ने उसकी ओर देखा। इससे पहले कि 2 और क्रिस्टल पत्थर निकालकर मेज पर रख दे, बिना किसी शिष्टाचार के इस वेटर को उसके साथ बकवास जारी रखने से बचाया। वेटर की आंखें तेज थी और उसके हाथ तेज थे। जल्दी से क्रिस्टल पत्थर पकड़ लिया और जोरदार ढंग से धन्यवाद दिया। निश्चित रूप से उसने और समय बर्बाद नहीं किया। फुसफुसाते हुए त्रिपाठी जीवक्ति के कान में झांका। इससे पहले कि फुसफुसाए, नवस्वर पवित्र भूमि की सिंतनी आज यहाँ है। वे सभी जानबूझकर दिखावा कर रहे हैं। त्रिपाठी जीवक्ति ने त्योरी चढ़ाई। सिंतनी के यहाँ आने का उनसे क्या लेना देना है? निश्चित रूप से इसका उनसे लेना देना है। वेटर ने देखा कि त्रिपाठी जीवक्ति वास्तव में अंदरूनी कहानी नहीं जानता था और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जल्दी से समझाते हुए, सिंतनी एक निरीक्षण यात्रा पर बाहर है। वह नवस्वर पवित्र भूमि के अगले पवित्र गुरु की तलाश कर रही है। अगर कोई उनकी महिमा सिंतनी की आंखों को पकड़ सकता है तो वह व्यक्ति ड्रैगन गेट के माध्यम से उछलती हुई मछली की तरह होगा। एक शाखा में उड़ान भरेगा और एक फीनिक्स में बदल जाएगा। बस उन पर आधारित। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी आंखें चारों ओर घुमाईं और इन सभी टेढ़े मेढ़े और दिखावटी लोगों को देखा, जिससे उसे क्षण भर के लिए मतली महसूस हुई। इससे पहले कि तिरस्कारपूर्वक ताना मारे, उस संतनी को अंधा होना होगा ताकि कचरे के इस समूह पर फैंसी लगे। शाह, वेटर का चेहरा बदल गया क्योंकि वह सतर्क हो गया। फुसफुसाते हुए, सम्मानित अतिथि, कृपया ऐसी बातें न कहें। आप केवल सार्वजनिक गुस्सा भड़काएंगे। इसके अलावा उनकी महिमा सिंतनी किसे चुनेगी, हम नहीं जानते। हर बार जब नवस्वर पवित्र भूमि की सिंतनी एक निरीक्षण यात्रा पर बाहर जाती है तो यह ऐसा हंगामा पैदा करेगा। 6 महीने पहले नवस्वर पवित्र भूमि ने खबर जारी की थी कि सिंतनी एक निरीक्षण यात्रा पर बाहर जा रही थी। दुनिया को चौंका दिया था। अनगिनत युवा प्रतिभाएं गुप्त रूप से तैयारी कर रही हैं। हमारा स्वच्छ सागर द्वीप के सी आइलैंड आधे महीने पहले से जीवंत हो गया है। हर कोई सिंतनी के आने का इंतजार कर रहा है। अगर ये पहले होता तो ये जगह इतनी जीवंत कैसे हो सकती थी? त्रिपाठी जीवक्ति को अब पता चला है कि नवस्वर पवित्र भूमि की सिंतनी अपने भावी पवित्र गुरु को खोजने के लिए यात्रा कर रही है। क्या वह इस भर्ती के प्रयास में शामिल होगा या वह जल्द से जल्द मुख्य भूमि तक पहुंचने का एक अलग रास्ता ढूंढेगा? प्राचीन खंडहर और सिंतनी का उद्देश्य। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति को अब टोंगहुआन क्षेत्र में आए 3 या 4 साल हो गए थे, वह अभी भी अज्ञानता की स्थिति में था। वेटर का स्पष्टीकरण सुनने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति को एहसास हुआ कि नवस्वर पवित्र भूमि की सिंतनी का एक निरीक्षण यात्रा पर बाहर जाना एक दुनिया को हिला देने वाली घटना थी। इसके अलावा त्रिपाठी जीवक्ति को अब तक एहसास नहीं हुआ था कि नवस्वर पवित्र भूमि में 1 से अधिक संतनी थी। कुल 4 संतनियां थीं जो अलग अलग दिशाओं में गई थीं। इन संतनियों का यात्रा कार्यक्रम लगभग सभी मानव क्षेत्रों को कवर करता था। ये संतनियां नवस्वर पवित्र भूमि में कम उम्र से ही बड़ी हुई थीं।
10 या 20 साल की खेती और अनगिनत चयन के बाद उनमें से हर एक युवा और खूबसूरत थी और उसने नवस्वर पवित्र भूमि की विशेष गुप्त कलाओं सीक्रेट आर्ट्स की खेती की थी। एक निरीक्षण यात्रा पर बाहर जाने का उनका सबसे बड़ा उद्देश्य नवस्वर पवित्र भूमि के अगले पवित्र गुरु को ढूंढना था। वर्तमान में नवस्वर पवित्र भूमि के वर्तमान पवित्र गुरु बहुत बूढ़े थे और संभवतः ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए इन 4 संतनियों ने एक निरीक्षण यात्रा पर बाहर जाने का फैसला किया था। जहां तक वे अगले पवित्र गुरु को ढूंढने के लिए किस तरीके का उपयोग करेगी, यह कोई नहीं जानता था। बस इतना ही कि नवस्वर पवित्र भूमि के हर पवित्र गुरु को संतनियों द्वारा ढूंढा गया था। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार पहले 9 पवित्र गुरुओं को संतनियों द्वारा खोजे जाने से पहले उन्होंने सभी प्रकार की चीजें की थी। कुछ युवा प्रतिभाएं थी जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई थी, कुछ बस साधारण फेरी वाले थे, कुछ मामूली लोग थे। लेकिन एक बार जब उन्हें संतनियों द्वारा ढूंढा गया और नवस्वर पवित्र भूमि में प्रवेश किया, तो वे एक चमकदार प्रतिभा में खिल उठेंगे और धरती को हिला देने वाले बदलावों से गुजरेंगे। और जब ये 9 लोग ढूंढे गए तो उनकी उम्र 10 से 60 साल के बीच थी। संतनियों में एक अद्वितीय दृष्टि लगती थी जो सामान्य लोगों से अलग थी। इस कारण से जब नवस्वर पवित्र भूमि की संतनियां पहुंची तो जिनके दिलों में भ्रम था वे सावधानी से खुद को प्रदर्शित करेंगे। अगर उन्हें वास्तव में संतनी द्वारा चुना गया तो यह उनके लिए एक आशीर्वाद होगा। यही वजह थी कि इस द्वीप पर इतने सारे दिखावटी लोग थे जो जानबूझकर दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से किसी को नहीं पता था कि संतनियां अगले पवित्र गुरु का चयन करने के लिए किस तरीके का उपयोग करेगी। नहीं उन्हें पता था कि संतनियों के आसपास के मास्टर्स पूरे द्वीप की निगरानी कर रहे थे या नहीं, इसलिए वे केवल सही होने का प्रयास कर सकते थे और कोई गलती नहीं कर सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती आश्चर्य में सुन रहा था। इससे पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी विचित्र चीज इस दुनिया में मौजूद हो सकती है। दूसरे भाई, तुम बहुत कुछ जानते हो। त्रिपाठी जीवप्ती प्रभावित हुआ। वेटर हंसा। ये कुछ ऐसा है जो हर कोई जानता है। ऐसा लगता है कि तुम अकेले हो जो नहीं जानता, तो तुम्हारे कोई विचार नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सार्थक ढंग से उसकी ओर देखा। उसने जो कहा उसके अनुसार संत गुरु के ढूंढे जाने से पहले वह सबसे अधिक एक मामूली व्यक्ति था। वेटर के पास भी एक मौका था। निश्चित रूप से, क्यों नहीं। जैसा कि उम्मीद थी, वेटर ने जोर से सिर हिलाया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं संतनी जैसी किसी के लिए काफी अच्छा हूँ। अगर वह मुझ पर फैंसी लगती है तो यह मेरा सौभाग्य है। अगर वह नहीं लगती तो ये स्वाभाविक है। मैं बस पहले की तरह जीऊंगा। मुझे अभिनय करना नहीं आता। सम्मान। वेटर का उदासीन रवैया त्रिपाठी जीवप्ती को आश्चर्यचकित कर गया। उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, ठीक है, तुम्हें शुभकामनाएं भाई वेटर। आपके शुभ शब्दों के लिए धन्यवाद महोदय। वेटर चमक उठा और अपने खुद के काम पर वापस चला गया। सराय में थोड़ी देर खाने और पीने और जो जानकारी वह चाहता था उसे प्राप्त करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती चला गया। अब जब उसके पास कुछ भी जरूरी नहीं था तो उसे स्वाभाविक रूप से जाने की जल्दी नहीं थी। नवस्वर पवित्र भूमि की संतनी के संत गुरु को ढूंढने का मामला कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह काफी जिज्ञासु था। स्वाभाविक रूप से वह रुकना और शो देखना चाहता था। आसपास के 20 या अधिक द्वीपों में से हर एक बेहद जीवंत था। संतनी के आगमन के बाद से सभी युवा पुरुषों को मुर्गे का खून इंजेक्ट किया गया लगता था और वे बेहद उत्साहित थे। त्रिपाठी जीवप्ती यहाँ 10 दिन तक रुका। विभिन्न बड़े और छोटे द्वीपों के आसपास दौड़ता रहा, स्थानीय रीति रिवाजों की सराहना कर रहा था और बहुत सारी जड़ी बूटियां खरीद रहा था। दुर्भाग्य से जिस मामले पर वह ध्यान दे रहा था वह दिखाई नहीं दिया। संतनी के यहाँ पहुंचने के बाद ऐसा लगा जैसे वह एक निशान के बिना गायब हो गई हो, इसलिए वह रहस्यमय संत गुरु को ढूंढने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ सकती थी। जब त्रिपाठी जीवप्ती द्वीप समूह का दौरा कर रहा था उसी समय द्वीपों में से एक पर एक महल के अंदर तीसरे क्रम का उत्कृष्ट चाचा कियान सम्मानपूर्वक संतनी के पास आया और घबराकर पूछा, युवती, क्या अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है? संतनी ने धीरे से सिर हिलाया। चाचा कियान का भाव उदासी से भर गया क्योंकि उसने थोड़ा आह भरी। ये पहले से ही 8वीं जगह है जहां हमने दौरा किया है। ऐसा लगता है कि संत गुरु यहाँ नहीं है। कुछ दिनों में हम चले जाएंगे और अगली जगह जाएंगे। संतनी ने थोड़ा सिर हिलाया, खंडन नहीं किया। वह जानती थी कि उसने बच्ची होने के नाते किस तरह की जिम्मेदारी संभाली थी और हमेशा इस लक्ष्य की ओर प्रयास करती रही थी। उसके और उसकी 3 बहनों के बीच उनमें से एक अंततः लोगों के इस विशाल सागर में अगले संत गुरु को ढूंढनेगी। चाचा कियान, हम कुछ दिनों से यहाँ हैं और अभी तक बाहर नहीं गए हैं। आज मैं भी एर के साथ बाहर जाकर दृश्यों का आनंद लेना चाहती हूँ, क्या ये ठीक है? संतनी ने अचानक पूछा। चाचा कियान ने एक पल के लिए संकोच किया, इससे पहले कि सिर हिलाए। अच्छा, लेकिन युवती को पहले थोड़ा तैयार होना चाहिए। निश्चित रहो, मुझे औचित्य का बोध है। चाचा कियान की स्वीकृति के साथ संतनी का मूड बहुत सुधर गया लगता था। तैयार होने के बाद दोनों महिलाएं खुशी से बाहर चली गईं। 2 दूसरे क्रम के उत्कृष्ट मास्टर्स चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस मामले में कि कुछ अप्रत्याशित होता है। द्वीप पर त्रिपाठी जीवप्ती एक दुकान में दुर्लभ जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था जब अचानक एक सनसनीखेज ऊर्जा उतार चढ़ाव पास से फैल गया। साथ में एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे द्वीप को हिला दिया लगता था। द्वीप पर हर कोई फीका पड़ गया, यह नहीं जानते हुए कि क्या हो रहा था।
त्रिपाठी जीवोक्ति का भाव भी गंभीर हो गया क्योंकि वह जल्दी से दवा की दुकान से बाहर भागा और आवाज के स्रोत की दिशा में देखने के लिए हवा में उड़ गया। समुद्र के ऊपर पानी का एक स्तंभ धीरे धीरे नीचे आ रहा था, जैसे कि अभी अभी समुद्र की गहराई में कुछ भयानक हुआ हो। कुछ लोग जल्दी से समुद्र से वापस उड़ रहे थे, जबकि कई खेती करने वाले कल्टीवेटर जो नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, वे भी दौड़ रहे थे। उसी समय त्रिपाठी जीवोक्ति ने एक आभा देखी जिसने उसे बहुत आरामदायक महसूस कराया। यह यांग विशेषता ऊर्जा यांग एट्रीब्यूट एनर्जी की आभा थी। स्पष्ट रूप से अभी अभी हुई दुर्घटना के कारण यह आभा समुद्र की गहराई से रिस गई थी। तुरंत अपनी आत्माओं को हिलाते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति दौड़ गया। समुद्र में जल विशेषता आभा बेहद समृद्ध थी, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में यांग विशेषता वाली कोई भी चीज बनना असंभव था, लेकिन एक बार जब ये हुआ तो इसका मतलब था कि यह असाधारण था। त्रिपाठी जीवोक्ति वास्तव में जानना चाहता था कि किस तरह की चीज वास्तव में ऐसी आभा उत्सर्जित कर सकती है, लेकिन इससे पहले कि वह पहुंच पाता उसे लोगों के एक समूह ने रोक दिया। ये लोग 7 परिवार गठबंधन के खेती करने वाले कल्टीवेटर होने चाहिए जिन्होंने तट पर एक रक्षा रेखा बनाई थी, किसी को भी पहुंचने की अनुमति नहीं दे रहे थे। हालांकि कई विदेशी खेती करने वाले कल्टीवेटर थे, हर किसी ने परेशानी नहीं ढूंढने के सिद्धांत का पालन किया और बल से अंदर जाने की कोशिश नहीं की। वे सभी थोड़ी दूरी पर रुक गए और समुद्र की ओर घूर रहे थे, एक दूसरे से फुसफुसाते हुए। त्रिपाठी जीवोक्ति ने थोड़ी देर सुना लेकिन कोई उपयोगी जानकारी नहीं सुनी, बस इतना ही कि यह दुर्घटना बहुत अचानक हुई थी। जल्द ही कई मास्टर्स द्वीप पर पहुंचे। त्रिपाठी जीवोक्ति ने इन लोगों को पहले देखा था। वे लोगों का समूह थे जो नवस्वर्ग पवित्र भूमि के जहाज के गोदी में लगने पर सिंतनी का अभिवादन करने आए थे। वे सभी 7 परिवार गठबंधन के मास्टर्स थे। ये लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे और धीमी आवाजों में कुछ चर्चा कर रहे थे। उनके भाव गरिमापूर्ण थे। समय समय पर जहां कई बाहरी लोग इकट्ठे थे उस जगह की ओर झांक रहे थे। त्रिपाठी जीवोक्ति इस पूरे समय अवलोकन कर रहा था और महसूस किया कि समुद्र की गहराई से रिसने वाली यांग विशेषता आभा समृद्ध होती जा रही थी, जिससे वह अधिक से अधिक जिज्ञासु हो गया। आधे दिन तक इंतजार करने के बाद जैसे ही त्रिपाठी जीवोक्ति रात गिरने से पहले जांच करने के लिए समुद्र की गहराई में चुपके से जाने पर विचार कर रहा था, 7 परिवार गठबंधन के मास्टर्स ने एक निर्णय पर आना लगता था। उत्कृष्ट क्षेत्र पीले चेहरे वाले बूढ़े पुरुषों में से एक भीड़ की ओर चला गया और थोड़ी दूरी पर रुक गया। इससे पहले कि हल्के से खांसे, सब लोग, मुझे यकीन है कि हर किसी ने अभी अभी हुई दुर्घटना के बारे में सुना है और इसे अपनी आंखों से भी देखा है। मेरा 7 परिवार गठबंधन आपसे कुछ भी नहीं छिपाएगा। आप सभी के साथ अच्छी खबर साझा करने के सिद्धांत के तहत हम दूर से मेहमान हैं, इसलिए मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि इस द्वीप के नीचे समुद्र में कहीं एक प्राचीन खंडहर एंशिएंट रूइन लगता है। खतरे की आवाजें गूंज उठीं। त्रिपाठी जीवोक्ति का भाव भी थोड़ा बदल गया। प्राचीन खंडहर, ये 4 शब्द हर किसी के कानों में एक गरज की तरह थे। उन सभी को हिला दिया। पीले चेहरे वाले बूढ़े आदमी ने चारों ओर झांका और हर किसी की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट था। हल्के से मुस्कुराते हुए उसने कहा, संदेह करने की जरूरत नहीं है, वह वास्तव में एक प्राचीन खंडहर है। इससे पहले मेरा 7 परिवार गठबंधन इसके बारे में जागरूक था और जांच करने के लिए कुछ लोगों को नीचे भेजा था। ये ठीक उसी वजह से था कि उन्होंने आत्मा सरनी स्पिरिट रे को ट्रिगर किया कि ऐसा बड़ा हंगामा हुआ। जो लोग वापस आए हैं उन्होंने इसकी पुष्टि की है। बूढ़े आदमी, तुम क्या योजना बना रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि हम नीचे जाएं और तुम्हें खोजने में मदद करें ताकि तुम्हारा 7 परिवार गठबंधन इस अवसर का फायदा उठाकर हमारा फायदा उठा सके? तुरंत कुछ लोग जो सोचते थे कि वे स्मार्ट हैं चिल्लाए। उसने जो कहा उसे सुनकर हर कोई थोड़ा सतर्क होने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने पीले चेहरे वाले बूढ़े आदमी को सतर्कता से घूरा। ऐसे महान अवसर के साथ 7 परिवार गठबंधन के पास इन बाहरी लोगों को बिना किसी वजह के इसके बारे में बताने का कोई कारण नहीं था। स्पष्ट रूप से वे उन्हें नीचे जाकर जांच करने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहे थे। अगर ऐसा नहीं था तो वहां नीचे एक बड़ा खतरा होना चाहिए, अन्यथा 7 परिवार गठबंधन पहले ही खुद नीचे चला गया होता। पीले चेहरे वाला बूढ़ा आदमी हंसा और अप्रत्याशित रूप से मान लिया, मेरा वास्तव में ऐसा एक विचार था, लेकिन ये सब नहीं है। मेरा 7 परिवार गठबंधन हमारी सीमाओं को जानता है। अगर आप जबरदस्ती नीचे जाना चाहते हैं और लूट का एक हिस्सा लेना चाहते हैं तो हम आपको रोक नहीं सकते। तुम बूढ़े आदमी, तुम अभी भी कुछ आत्म जागरूकता रखते हो। किसी ने जोर से हंसा। सनतनी के आगमन के कारण यहाँ बहुत अधिक बाहरी लोग थे और हालांकि उनमें से अधिकांश की खेती ज्यादा नहीं थी, उन सभी को रोकना उनके लिए असंभव था। ये संभव था कि जैसे ही उन्होंने नीचे कदम रखा कोई उनका पीछा करेगा। पीले चेहरे वाले बूढ़े आदमी के शब्द काफी ईमानदार थे और कई लोगों की सद्भावना जीती। तो कुछ चर्चा के बाद मेरे 7 परिवार गठबंधन के पास एक प्रस्ताव है, मुझे उम्मीद है कि आप इसे सुनेंगे। बूढ़े आदमी, अगर तुम्हारे पास कुछ कहना है तो इसे जल्दी से कहो। मेरा 7 परिवार गठबंधन नेतृत्व करेगा और प्राचीन खंडहर के अंदर क्या छिपा है इसकी जांच करने के लिए नीचे जाएगा। अगर कोई दोस्त है जो साथ आना चाहता है तो कृपया पंजीकरण करें और पंजीकृत करें। जब समय आएगा, अगर कोई लाभ होगा तो मेरा 7 परिवार गठबंधन इसे आपके साथ साझा करने के लिए तैयार है। इस तरह हर किसी को फायदा होगा और किसी भी अप्रियता से बचा जा सकेगा।
पीले चेहरे वाले बूढ़े आदमी ने एक गहरी आवाज में चिल्लाया। हालांकि इस बूढ़े मास्टर को आपको याद दिलाना चाहिए कि हम नहीं जानते कि प्राचीन खंडहर के अंदर क्या स्थिति है, लेकिन जहां लाभ है वहां जोखिम भी है। अगर आप मेरे साथ परिवार गठबंधन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो कृपया एक निश्चित स्तर की जागरूकता रखें। अगर आप अपना जीवन खो देते हैं तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। त्रिपाठी जीवोक्ति प्राचीन खंडहर में रुचि रखता है, खासकर यांग विशेषता ऊर्जा के कारण। क्या वह सात परिवार गठबंधन के साथ सहयोग करके अंदर जाएगा या वह अपने दम पर कोई गुप्त तरीका खोजेगा? प्राचीन खंडहर में प्रवेश, त्रिपाठी जीवोक्ति और सिंतनी। पीले चेहरे वाले बूढ़े आदमी के बोलने के बाद उसने और कुछ नहीं कहा, अपनी दाढ़ी सहलाते हुए एक तरफ खड़ा हो गया और चुपचाप इंतजार किया। हालांकि उसके शब्दों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता था, प्राचीन खंडहर के शब्दों ने अभी भी हर किसी की नसों को छुआ। जब तक यह एक प्राचीन खंडहर था, अंदर खजाने का होना तय था। दुनिया लाभ के लिए गतिविधि से भरी हुई थी, इसलिए किनारे पर इकट्ठे विदेशी कल्टीवेटर लालच में आने से खुद को रोक नहीं पाए। और तो और, जब बाधा को ट्रिगर किया गया तो हर कोई जागरूक था। हर कोई एक साथ इकट्ठा हुआ, त्योरी चढ़ाकर चर्चा कर रहा था। कई लोग भी थे, जैसे त्रिपाठी जीवोक्ति, जो अकेले खड़े थे और सतर्कता से स्थिति का अवलोकन कर रहे थे। सात परिवार गठबंधन के पास ऐसा निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे इन बाहरी लोगों को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि अपने पक्ष में किसी भी नुकसान से बचा जा सके। इसका ये भी मतलब था कि उन्हें नीचे प्राचीन खंडहर की कुछ समझ थी, लेकिन ज्यादा नहीं। जीवोक्ति के दिमाग में विचार दौड़ रहे थे और वह जल्द ही इसका सार समझ गया। मुझे जाना चाहिए या नहीं? नीचे निश्चित रूप से एक जोखिम था, लेकिन समृद्ध यांग विशेषता ऊर्जा का स्रोत कुछ ऐसा था जिसके बारे में त्रिपाठी जीवोक्ति बहुत चिंतित था। अब जब वह उत्कृष्ट क्षेत्र में पहुंच गया था तो उसके हाथ में कोई अच्छा कलाकृति नहीं थी। उसकी हड्डीधार सितारा क्षेत्र स्टारफील्ड में तूफान से नष्ट हो गई थी, इसलिए एकमात्र कलाकृति जिसका वह उपयोग कर सकता था वह उसकी ज्ञान सागर नॉलेज सी में छोटी आत्मा प्रकार की तलवार थी। हालांकि यह छोटी आत्मा प्रकार की तलवार केवल एक स्वर्ग ग्रेड शीर्ष रैंक कलाकृति हेवन ग्रेड टॉप रैंक आर्टिफैक्ट थी, और जबकि केंद्रीय राजधानी में इसका कुछ मूल्य था, यहाँ इसका ज्यादा उपयोग नहीं था। अगर यह एक शक्तिशाली कलाकृति थी जो ऐसी मजबूत यांग विशेषता आभा उत्सर्जित करती थी, तो ये त्रिपाठी जीवोक्ति का पूरक होगा। इसे प्राप्त करने के बाद उसकी ताकत काफी बढ़ जाएगी। भले ही यह एक कलाकृति नहीं थी, फिर भी यह उसके लिए बहुत मदद करेगी। ये सब सोचते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति एक निर्णय पर आया। कई अन्य लोग थे जिन्होंने उसके जैसा ही निर्णय लिया था। पीले चेहरे वाले बूढ़े आदमी के बोलने की थोड़ी देर बाद कोई भीड़ से बाहर निकल कर आया और उस जगह की ओर चला गया जहां सात परिवार गठबंधन इकट्ठा था। जल्द ही बिखरे हुए कल्टीवेटर एक साथ इकट्ठा हो गए। त्रिपाठी जीवोक्ति भी चलकर आया। हालांकि अधिक लोग अभी भी देख रहे थे, संकोच कर रहे थे, कुछ अपना मन नहीं बना पा रहे थे। ये दृश्य देखकर पीले चेहरे वाला बूढ़ा आदमी जो इस पूरे समय चुप रहा था, अचानक कहा, ठीक है, एक और बात है जो मुझे आपको बतानी चाहिए। हालांकि मेरा सात परिवार गठबंधन रास्ता दिखा रहा है, भाग लेने वाले लोगों की संख्या की एक सीमा है। मेरे सात परिवार गठबंधन के लिए हर किसी को बिना किसी सीमा के स्वीकार करना असंभव है। हाँ, हर परिवार केवल 30 दोस्तों को स्वीकार करेगा। जहां तक ताकत की बात है, जितनी अधिक होगी उतना ही अच्छा होगा। अमरता आरोहण सीमा से नीचे वाले मजा में शामिल नहीं हो पाएंगे। धत, तुम बूढ़े आदमी, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? भीड़ से गुस्से में गालियों की एक लहर आई। जो कल्टीवेटर अभी भी अवलोकन कर रहा था, उन्हें डर था कि अगर वे बहुत धीमे हुए तो वे अपनी स्थिति खो देंगे। वे सभी सबसे पहले दौड़ने के लिए हाथापाई करने लगे। पीले चेहरे वाले बूढ़े आदमी ने अपने चेहरे पर एक अकथनीय मुस्कान के साथ अपनी दाढ़ी सहलाई। उसे अपनी चाल पर अत्यधिक गर्व था। सात परिवार गठबंधन में से हर एक ने सामने खड़े होने के लिए एक प्रतिनिधि भेजा। कोई भी कल्टीवेटर जो उनके साथ काम करना चाहता था, वह स्वतंत्र रूप से चुन सकता था कि वे किस संप्रदाय के साथ सहयोग करना चाहते हैं। 7 लंबी पंक्तियों में कम से कम 2000 लोग इकट्ठा थे। त्रिपाठी जीवोक्ति जल्दी पहुंच गया था और सहज रूप से अपना नाम बताया। अपनी छद्म अमरता आरोहण सीमा 7वें चरण की खेती दिखाते हुए वह आसानी से पास हो गया और दूसरे स्थान पर इंतजार करने के लिए व्यवस्थित किया गया। समय धीरे धीरे बीतता गया क्योंकि एक के बाद एक कल्टीवेटर सात परिवार गठबंधन के मास्टर्स के सामने पहुंचे। उनमें से अधिकांश को उनकी कम खेती के कारण विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन कई थे जो त्रिपाठी जीवोक्ति की तरह स्वीकार किए गए। 2 घंटे से भी कम समय में हर किसी ने अपना निरीक्षण पूरा कर लिया था। हालांकि जो कल्टीवेटर बचे थे, उनकी संख्या पीले चेहरे वाले बूढ़े आदमी की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। उनमें से लगभग 300 थे, जिनमें से सबसे कमजोर एक अमरता आरोहण सीमा 7वें चरण का मास्टर था। उनमें उत्कृष्टों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे ज्यादा नहीं थे। इन 300 लोगों में 10 से कम उत्कृष्ट थे। सात परिवार गठबंधन के कल्टीवेटर ने थोड़ी देर चर्चा करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए इससे पहले कि पीले चेहरे वाले बूढ़े आदमी ने घोषित किया, इस बूढ़े मास्टर ने हर किसी के उत्साह को महसूस किया है। जो पास होते हैं वे मेरे सात परिवार गठबंधन का पीछा करके समुद्र में जाएंगे। आप में से बाकी को तट पर रहना चाहिए। अगर आपने मेरी सलाह नहीं सुनने की हिम्मत की तो मेरे सात परिवार गठबंधन पर दया नहीं दिखाने का दोष मत लगाना।
शेष कल्टीवेटर बहुत मजबूत नहीं थे, इसलिए पीले चेहरे वाले बूढ़े आदमी के शब्द अब पहले की तरह विनम्र नहीं थे। स्पष्ट रूप से वह निश्चित था कि वे यहाँ जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आखिरकार ये 7 परिवार गठबंधन का क्षेत्र था। उसे इतनी जल्दी अपना रवैया बदलते देखकर बाहर किए गए कल्टीवेटर केवल अपने दिलों में कुछ बार गाली दे सकते थे, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनके बोलने के बाद 7 परिवार गठबंधन के मास्टर्स फिर से एक साथ इकट्ठे हुए आगामी लड़ाई के लिए तैयारी करते हुए लगते थे। त्रिपाठी जीवप्ती एक दूरस्थ कोने में खड़ा था, अपने आसपास के लोगों की ताकत का ठंडी नजरों से अवलोकन कर रहा था। उनमें से अधिकांश उसके जैसा ही काम कर रहे थे, जैसे कि यहाँ हर कोई उसका प्रतिद्वंद्वी था। इसे समझते हुए त्रिपाठी जीवप्ती हंसे बिना नहीं रह सका। उन्हें अभी तक कोई खजाना नहीं मिला था, लेकिन बारूद की गंध पहले से ही इतनी मजबूत थी। अगर उन्हें वास्तव में कुछ अच्छा मिल गया तो लोगों का ये समूह तुरंत लड़ना शुरू कर देगा। 7 परिवार गठबंधन ने एक अच्छा खेल खेला था। वे जानते थे कि वे इन बाहरी लोगों को समुद्र की खोज करने से नहीं रोक सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक समझौते की रणनीति अपनाई थी। सतह पर वे प्राचीन खंडहर के रहस्यों को बाहरी लोगों के साथ साझा करने के लिए तैयार थे, लेकिन वास्तव में भले ही वे उन्हें नीचे ले जाएं, वे केवल एक दूसरे के लिए एक बाधा बनेंगे। असंगति की ऐसी स्थिति उनके लिए प्राचीन खंडहर में कुछ भी हासिल करना मुश्किल बना देगी। जब समय आएगा तो 7 परिवार गठबंधन के कल्टीवेटर को केवल पहाड़ पर बैठना होगा और बाघों को लड़ते हुए देखना होगा, जबकि मछुआरे के लाभ को काटना होगा। इस तरह वे अधिकांश लाभ काटने में सक्षम होंगे, जितना संभव हो नुकसान से बचते हुए, जबकि महान लाभ भी काटेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से सिर हिलाया। जब वह अवलोकन कर रहा था, एक सुगंधित हवा अचानक बगल से बह गई, अपने साथ कुछ परिचित खुशबू लाई। त्रिपाठी जीवप्ती ने त्योरी चढ़ाई और अपना सिर घुमाया ताकि एक महिला को अपने बगल में खड़ा पाया जा सके। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक पल के लिए संदेह से उसकी ओर देखा, इससे पहले कि उसका भाव अचानक बदल गया। तुम शाह। महिला ने जल्दी से एक जैद उंगली उठाए और त्रिपाठी जीवप्ती को संकेत दिया। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसने चुपचाप अपनी दिव्य भावना डिवाइन सेंस को आसपास की जांच करने के लिए जारी किया। अपने सामने खूबसूरत महिला को देखते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि उसने फुसफुसाते हुए कहा, युवती, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम निश्चित हो कि यह मैं हूँ? महिला फीकी सी मुस्कुराए, थोड़ी आश्चर्यचकित लगती थी। त्रिपाठी जीवप्ती हंसा और सिर हिलाया। एक कहावत है कि कोई अपनी खुशबू सूंघकर एक महिला को पहचान सकता है। हर महिला की खुशबू अलग होती है, हालांकि तुमने अपना रूप बदल लिया है। हाँ, मुझे नहीं पता कि तुमने अपनी मूल आभा को छिपाने के लिए किस तरीके का उपयोग किया, लेकिन इस खुशबू को बदला नहीं जा सकता। तुम्हारी सचमुच कुत्ते की नाक है। महिला का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती पर गुस्से से देखा। ये देखकर कि तुम कितने अनुभवी हो, तुमने बहुत सारी महिलाओं को बहकाया होगा, है ना? नहीं, त्रिपाठी जीवप्ती ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं हमेशा एक साफ और ईमानदार व्यक्ति रहा हूँ, मैं कभी भी ऐसे बेशर्म काम नहीं करूंगा। महिला खिलखिलाकर हंसी और सिर हिलाया। मुझे विश्वास नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसकी ओर झांका, इससे पहले कि 2 दूसरे क्रम के उत्कृष्ट मास्टर्स की ओर झांके, जो जल्दी से उड़कर दूर जा रहे थे। वे दोनों अपनी दिव्य भावना को अविवेकपूर्ण ढंग से जारी कर रहे थे, किसी को बेचैनी से ढूंढते हुए लगते थे, लेकिन कुछ भी नहीं ढूंढ पाने के बाद वे केवल हताश होकर जा सकते थे। क्या यह अनुचित नहीं है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या तुम अभी भी एक संतनी हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने चुपचाप उस दिशा में इशारा किया जहाँ 2 मास्टर्स छोड़ गए थे। वे तुम्हें ढूंढ रहे लगते हैं। उन्हें मत देखो, वे अभी भी सतर्क हैं। अगर वे तुम्हें खोजते हैं तो यह अच्छा नहीं होगा। महिला ने जल्दी से त्रिपाठी जीवप्ती के कपड़े खींचे। जब उसने अभी अभी इस महिला की सच्ची पहचान को पहचाना तो त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में चौंक गया था। वह वास्तव में उस जहाज पर नवस्वर पवित्र भूमि की संतनी थी। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि उसने अपनी आभा को पूरी तरह से छिपाने और यहाँ तक कि अपने मूल रूप को बदलने के लिए किस तरह के उत्कृष्ट तरीके का उपयोग किया था। अगर उसने उससे संपर्क करने की पहल नहीं की होती तो त्रिपाठी जीवप्ती उसे नहीं खोज पाता। इस नवस्वर पवित्र भूमि की संतनी के कौशल वास्तव में विचित्र थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उन 2 दूसरे क्रम के उत्कृष्ट मास्टर से भागने और गुप्त रूप से यहाँ छिपने में सक्षम थी। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने त्योरी चढ़ाकर पूछा। मज़ा में शामिल हो रही हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। इस तरह के मज़े में शामिल होना आसान नहीं है। अगर तुम एक गलती करती हो तो तुम अपना जीवन खो दोगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने सूंघा, उसे एक अजीब नज़र मारते हुए। संतनी तुरंत नाराज हो गई। क्या तुम सोचते हो कि मैं कुछ भी नहीं समझती और केवल व्यर्थ में मर जाऊंगी? अगर तुम्हारे जैसा एक अमरता आरोहण सीमा 7वें चरण का कल्टीवेटर जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? मेरी ताकत तुम्हारी तुलना में बहुत अधिक है। अरे, क्या तुम्हारे पास एक संतनी के तरीके और पालन पोषण नहीं है? त्रिपाठी जीवप्ती दंग रह गया। इस पल में उसके सामने महिला पहले की कोमल और शांत संतनी से बहुत अलग थी, जैसे कि वह हंसी वह थी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? किसी भी हालत में मैं तुम्हें पवित्र गुरु के रूप में नहीं चुनूंगी। महिला ने तिरस्कारपूर्वक सूंघा। मैं पवित्र गुरु नहीं बनना चाहता। त्रिपाठी जीवप्ती ने तिरस्कारपूर्वक थूका।
महिला ने अचानक त्योरी चढ़ाई और कहा, मुझे बेनकाब मत करो, मैं तुम्हारे पास केवल इसलिए आई क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। चिंता मत करो, मैं दूसरे लोगों के मामलों में दखल नहीं दूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, लेकिन जल्द ही फिर से सतर्क हो गया। तुम्हारे जैसी एक संतनी मेरे जैसे एक मामूली व्यक्ति के पास क्यों आएगी? संतनी की लंबी पलकें फड़फड़ाईं क्योंकि उसने मुस्कुराया और कहा, मैं ये कैसे कहूँ? मुझे हमेशा लगता है कि तुम कुछ छिपा रहे हो, जैसे तुम्हारे आसपास एक रहस्यमय आभा है जिसे मैं नहीं देख सकती। मैं थोड़ी जिज्ञासु हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव गंभीर हो गया क्योंकि वह सार्थक ढंग से मुस्कुराया। मुझे भी वही लगता है। इस महिला की खेती किस तरह की थी? त्रिपाठी जीवप्ती उसे देख नहीं सकता था। भले ही वह उसके साथ करीबी संपर्क में था, ऐसा लगा जैसे उसके आसपास किसी तरह की रहस्यमय शक्ति थी जिसने उसे ताक झांक करने से रोका। तुम्हारी मुस्कान काफी दुष्ट है। संतनी ने डरते हुए त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। इससे पहले क्या आह भरी, मैं बचपन से ही पवित्र भूमि में बड़ी हुई और यह पहली बार था जब मैंने पवित्र भूमि छोड़ी थी। लेकिन मैं जहां भी गई, हमेशा लोग मेरा पीछा कर रहे थे। ये बहुत परेशान करने वाला था। मैं बस एक बार के लिए अपनी खुद की मास्टर बनने में सक्षम होना चाहती थी, इसलिए मैं उन्हें झटकने में सक्षम थी। तुम्हें मुझे खुद को समझाने की जरूरत नहीं है, त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से कहा। मुझे बाहरी लोगों के मामलों में कोई रुचि नहीं है। हाँ, जब हम प्राचीन खंडहर में पहुंचेंगे तो मुझसे उलझना मत। अगर तुम वास्तव में किसी खतरे का सामना करती हो तो तुम केवल खुद के लिए प्रार्थना कर सकते हो, किसी के आने और तुम्हें बचाने की उम्मीद मत करना। प्राचीन खंडहर में प्रवेश। त्रिपाठी जीवप्ती का रुख अचानक ठंडा देखकर संतनी ने सूंघा। मैं तुमसे मुझे बचाने की उम्मीद नहीं करती, बस अपना ध्यान रखो। ये कहते हुए वह गुस्से में दूर चली गई। जाहिर तौर पर त्रिपाठी जीवप्ती के साथ अब और बातचीत करने को तैयार नहीं थी। उसे इस तरह देखकर त्रिपाठी जीवप्ती ने चुपचाप राहत की सांस ली। उसे नहीं पता था कि नीचे क्या स्थिति थी, लेकिन शायद वास्तव में कोई बड़ा खतरा था। अगर यह संतनी इस पूरे समय उसके बगल में होती तो वह वास्तव में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाता। खुद पर होना और दूसरों के जीवन या मृत्यु की परवाह न करना कहीं बेहतर था। हालांकि इस महिला ने त्रिपाठी जीवप्ती को जहाज पर रहने की अनुमति दी थी। वे केवल अजनबी थे जो संयोग से मिले थे, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती का उसकी सुरक्षा की रक्षा करने का कोई दायित्व नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती की राय में ये केवल एक छोटी लड़की थी जो एक ग्रीनहाउस में बड़ी हुई थी और केवल इसलिए अपनी क्षमता को साबित करना चाहती थी क्योंकि उसके पास कुछ कौशल था। उसे थोड़ा पीड़ित करने की जरूरत थी ताकि वह समझ सके कि ये दुनिया कितनी खतरनाक थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद 7 परिवार गठबंधन के कल्टीवेटर ने आखिरकार अपनी चर्चा पूरी कर ली। पीले चेहरे वाले बूढ़े आदमी के आदेश के तहत चुने गए बाहरी लोग 7 टीमों में इकट्ठे हुए। जब त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले पंजीकरण कराया था तो उसने भी एक यादृच्छिक परिवार चुना था, लेकिन अब जाकर उसे पता चला कि उसने जिस परिवार को चुना था वह वास्तव में हाई परिवार था जिससे ये पीले चेहरे वाला बूढ़ा आदमी संबंधित था। इस टीम में लगभग 40 बाहरी लोग थे। उनमें से हर एक काफी मजबूत दिखता था। उनमें से एक उत्कृष्ट भी था। नवस्वर पवित्र भूमि की संतनी इस टीम में नहीं थी, इसके बजाय वह एक अन्य परिवार के साथ थी। पीले चेहरे वाला बूढ़ा आदमी भीड़ के सामने आया, अपना गला साफ किया और उन पर अपनी आंखें घुमाई। ये बूढ़ा आदमी अप्रतिभाशाली है, लेकिन वह 7 परिवार गठबंधन के हाई परिवार का संरक्षक हाई वान गू है। इस बार ये बूढ़ा आदमी आप सभी को समुद्र के नीचे प्राचीन खंडहर में ले जाएगा। मैं हर किसी से इस बूढ़े आदमी के आदेशों को सुनने और अनावश्यक हताहतों से बचने के लिए जल्दबाजी में कार्य न करने के लिए कहता हूँ। हाँ, आप सभी के अलावा मेरा हाई परिवार भी आपके साथ सहयोग करने के लिए 1 दर्जन सक्षम मास्टर्स को भेजेगा। चूंकि आप सभी ने मेरे हाई परिवार को चुना है तो यह हाई निश्चित रूप से आप सभी की रक्षा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। लेकिन मुझे आपको पहले चेतावनी देने दें, अगर आप में से कोई भी हर किसी के हितों को नुकसान पहुंचाता है तो इस हाई को निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। ये कहते हुए उसने एक गरिमापूर्ण तरीके से भीड़ पर अपनी आंखें घुमाई, जिससे हर कोई चुप रहा, एक शब्द भी नहीं कहा। हाई वान गू ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। तो जीवन या मृत्यु भाग्य पर निर्भर है, चलो चलते हैं। जब वह बात कर रहा था तो वह सबसे पहले उड़ गया। हाई परिवार के दर्जन या अधिक कल्टीवेटर के साथ 40 से अधिक विदेशी कल्टीवेटर एक साथ इकट्ठा हुए। उन्होंने करीब से उसके नक्शे कदम पर चलते हुए समुद्र की सतह की ओर दौड़ लगाई। उसी समय शेष 6 परिवारों ने भी अपनी चाल चली। उड़ान भरते समय त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से हाई परिवार द्वारा भेजे गए लोगों के समूह का अवलोकन किया। उनमें से केवल 1 दर्जन या अधिक थे, लेकिन अगर उसने हाई वान गू को गिना तो 3 उत्कृष्ट थे, जबकि बाकी सभी चरम अमरता आरोहण सीमा मास्टर्स थे। हालांकि उनकी संख्या छोटी थी, उनकी कुल ताकत निस्संदेह बाहरी लोगों के इस समूह की तुलना में बहुत मजबूत थी। हाई परिवार को अपने सभी कुलीन को भेजा हुआ माना जा सकता था। उन्होंने पूरी तरह से पहल पर कब्जा कर लिया था। अन्य 6 परिवारों में भी यही लाइनअप था। थोड़ी देर बाद हर कोई समुद्र की सतह पर पहुंच गया। हाई वान गू ने अपना हाथ हिलाया और एक डिस्क के आकार की कलाकृति को बुलाया। ये कलाकृति एक चांदी की चमक में ढकी हुई थी और एक समृद्ध ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित करती थी, स्पष्ट रूप से एक आत्मा ग्रेड कलाकृति, स्पिरिट ग्रेड आर्टिफैक्ट। सब लोग कृपया करीब आए, ये बूढ़ा आदमी तुम्हें नीचे ले जाएगा, हाई वान गू ने भीड़ से चिल्लाया। हर कोई जल्दी से उसके करीब चला गया।
हाई वान बू ने अपनी सच्ची किवी को डिस्क कलाकृति में डाला और अचानक उसके चारों ओर एक चांदी की रोशनी का पर्दा दिखाई दिया जो उसके चारों ओर 200 मीटर के दायरे को लपेट रहा था। उसके नियंत्रण में ये रोशनी का पर्दा जल्दी से डूब गया, हर किसी को समुद्र तल तक नीचे ले जा रहा था। उसे ऐसा कौशल प्रकट करते देखकर कई लोगों का भाव गंभीर हो गया। हालांकि हाई वान बू ने कोई शक्तिशाली कलाकृति या मार्शल कौशल प्रदर्शित नहीं किया, बस दर्जनों लोगों को अपने साथ समुद्र में ले जाने की उसकी क्षमता कई लोगों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त थी। गुप्त रूप से हर किसी के भावों का अवलोकन करते हुए हाई वान बू के चेहरे पर एक फीकी संतुष्टि दिखाई दी। उनके चारों ओर नीला समुद्र का पानी था और उनके नीचे अंधेरे का एक समुद्र था। यह इतना गहरा था कि कोई नीचे नहीं देख सकता था। कई मार्शल कलाकार जो पहले कभी समुद्र में प्रवेश नहीं किए थे, वे घूंट लेने से खुद को रोक नहीं पाए। वे चुपचाप हाई वान बू के करीब चले गए, जैसे कि उन्हें अधिक सुरक्षा मिल सके। त्रिपाठी जीवप्ती ने चारों ओर झांका और पाया कि चारों ओर तेज रोशनी थी। यह अन्य 6 परिवारों के कल्टीवेटर थे। वे सभी समुद्र के नीचे की ओर दौड़ लगाने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग कर रहे थे। हाई वान बू द्वारा बनाया गया चांदी की रोशनी का पर्दा बेहद कठोर था। यहाँ तक कि जब समुद्र का पानी बाहर बहता था तो वह प्रवेश करने में असमर्थ था। इसके चारों ओर कई रंगीन मछलियां भी तैर रही थीं। ये दृश्य देखकर हर कोई जिज्ञासा से उस पर इशारा करने से खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही वे गहराई में गोता लगाते गए, हाई वान बू के चेहरे पर भाव धीरे धीरे कम आरामदायक हो गया। समुद्र की गहराई अथाह थी और वे जितना गहरा जाते थे दबाव उतना ही अधिक होता था। भले ही वह एक उत्कृष्ट क्षेत्र मास्टर था, ऐसी बड़े पैमाने की कलाकृति को बनाए रखने के लिए उसे एक विशाल मात्रा में मूल क्यूई युआनची का उपभोग करना आवश्यक था। चांदी की रोशनी का पर्दा भी भारी दबाव में लगता था और पहले की तरह सुचारू नहीं था, धीरे धीरे आकार में सिकुड़ रहा था। इसे देखते हुए कल्टीवेटर का भाव बदलने से खुद को रोक नहीं पाया। त्योरी चढ़ाकर हाई वान बू को घूरते हुए सोच रहा था कि क्या वह जारी रख सकता है। थोड़ी देर तक गोता लगाने के बाद हाई वान बू ने अचानक कहा, सब लोग, ये बूढ़ा मास्टर आपकी मदद के लिए कहना चाहेगा। क्या आप इस बूढ़े मास्टर को इस कलाकृति के संचालन को बनाए रखने में मदद करने के लिए अपनी मूल क्यूई का उपयोग कर सकते हैं? अगर यह जारी रहता है तो मुझे डर है कि हम समुद्र तल तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसे यह कहते सुनकर कई लोग अपने दिलों में गाली दिए बिना नहीं रह सके। ये बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से अभी भी कुछ ताकत बचाए हुए था, लेकिन वह एक बेहद कठिन भाव दिखा रहा था। स्पष्ट रूप से वह बहुत अधिक मूल क्यूई का उपभोग नहीं करना चाहता था और अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता था, इसलिए वह किसी को मदद करने के लिए कहना चाहता था। चांदी की रोशनी का पर्दा उनके शरीरों के किनारे तक सिकुड़ते देखकर कल्टीवेटर के पास कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे सभी जल्दी से अपनी मूल क्यूई का संचालन कर रहे थे और इसे हाई वान बू के हाथ में कलाकृति की ओर भेज रहे थे। हाई वान बू मुस्कुराया और सिर हिलाया, इस मूल क्यूई को स्वीकार कर रहा था और इसे अपनी कलाकृति की शक्ति में बदल रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने भी यही किया और कुछ मूल क्यूई धमाके भेजे। हर किसी ने अपने दिलों में सूंघा। हर कोई मूल क्यूई को बचाने के विचार को पकड़ रहा था और योगदान देने को तैयार नहीं था। यह उम्मीद कर रहा था कि अन्य लोग अपनी ऊर्जा बर्बाद करेंगे ताकि आगामी खोज में ऊपरी हाथ हासिल किया जा सके। वे अभी तक समुद्र तल तक नहीं पहुंचे थे, फिर भी वे पहले से ही एक दूसरे के खिलाफ साजिश रच रहे थे। कौन जानता था कि एक बार जब वे समुद्र तल तक पहुंचेंगे तो क्या होगा। हर किसी की मूल क्यूई को स्वीकार करने के बाद चांदी की रोशनी का पर्दा वास्तव में बहुत बढ़ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद हाई वान बू ने एक बार फिर से मदद के लिए कहा। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने के बाद उन्होंने अभी भी तथाकथित प्राचीन खंडहर को नहीं देखा था। हर किसी की मूल क्यूई की खपत बहुत अधिक थी, इसलिए वे अचानक अधीर हो गए और सवाल पूछना शुरू कर दिया। हाई वान बू ने शांति से समझाया, चिंता मत करो, हम लगभग वहां हैं। समुद्र तल की गहराई कुछ ऐसी नहीं है जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। ये लगभग एक अगरबत्ती जलने में लगने वाले समय तक जारी रहा, इससे पहले कि किसी ने अचानक आश्चर्य से कहा और नीचे इशारा किया, नीचे देखो। जिस दिशा में वह इशारा कर रहा था उसका पीछा करते हुए हर किसी ने नीचे देखा और अपनी आत्माओं को हिलाए बिना नहीं रह सका। नीचे चमकती रंगीन रोशनी थी और इन रोशनियों से घिरा हुआ एक विशाल और असीम खंडहर हर किसी की आंखों के सामने दिखाई दिया। प्राचीन खंडहर, हर कोई उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि हम आखिरकार पहुंच गए हैं। हाई वान बू हल्के से मुस्कुराया, हर किसी को बहुत तेज गति से नीचे ले जा रहा था। थोड़ी देर बाद समूह प्राचीन खंडहर की परिधि पर पहुंच गया। बाहर से देखते हुए प्राचीन खंडहर ने एक विशाल क्षेत्र को कवर किया, लगभग कुछ दर्जन मील के दायरे में। प्राचीन खंडहर के अंदर यह उजाड़ था। कई महल जैसी मौजूदगी थी और व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित घर थे, लेकिन उनमें से अधिकांश पहले ही गिर चुके थे। पीछे केवल टूटी हुई दीवारें और खंडहर छोड़ गए थे। इसके अलावा इस विशाल प्राचीन खंडहर की परिधि एक अस्पष्ट बाधा में लिपटी हुई लगती थी, इसलिए समुद्र तल पर भी प्राचीन खंडहर असामान्य रूप से सूखा था, नमी का मामूली निशान भी नहीं था। प्राचीन खंडहर के किनारे पर अनगिनत मूंगे समुद्र के प्रवाह के साथ आगे और पीछे झूल रहे थे। ये मूंगे एक रंगीन रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे, जो एक उदासी आभा के साथ प्राचीन खंडहर को रोशन कर रहे थे। हर कोई डरने से खुद को रोक नहीं पाया, यह नहीं जानते हुए कि अंदर किसी तरह का खतरा छिपा हुआ था या नहीं। हाई वान बू,
दूसरी ओर कलाकृति के संचालन को बनाए रखना जारी रखा क्योंकि उसने हर किसी को सीधे प्राचीन खंडहर में ले जाया। प्राचीन खंडहर के चारों ओर की बाधा ने समुद्र को अवरुद्ध कर दिया और हर किसी के अतिक्रमण के लिए एक अंधा आंख फेर लिया, जिससे कुछ दर्जन लोगों के समूह को आसानी से प्राचीन खंडहर में प्रवेश करने की अनुमति मिली। हाई वान गू ने अपनी कलाकृति को वापस ले लिया और एक गहरी सांस ली। उसका बूढ़ा चेहरा उत्साह से भरा हुआ था क्योंकि उसकी आंखें अपेक्षा से चमक रही थी। चूंकि हम यहाँ हैं, चलो जल्दी करते हैं, अन्य 6 समूह भी जल्द ही यहाँ पहुँच जाने चाहिए, हाई वान गू ने कहा। हर किसी का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उन्होंने हाई वान गू के आरामदायक दिखावट को देखा, यह महसूस करते हुए कि वे सभी इस बूढ़े लोमड़ी द्वारा बेवकूफ़ बनाए गए थे। कलाकृति के संचालन को बनाए रखने के लिए यहाँ अधिकांश लोगों ने बहुत सारी ऊर्जा का उपभोग किया था, लेकिन हाई वान गू अभी भी ऊर्जा से भरा हुआ था। अब जब उसने ऐसा एक प्रस्ताव दिया था तो ये स्पष्ट था कि उसका हर किसी को ठीक होने के लिए समय देने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही उन्होंने बात की, अलग अलग कोनों से अन्य 6 समूहों के लोग एक के बाद एक पहुंचे। गाली देने का समय न होते हुए इन कल्टीवेटर ने जल्दी से गोलियां निकाली और उन्हें अपने मुंह में ठूंस दिया, हाई वान गू की गति का पीछा करते हुए जबकि गुप्त रूप से अपनी गुप्त कलाओं सीक्रेट आर्ट्स का संचालन कर रहे थे ताकि औषधीय प्रभावकारिता को भंग किया जा सके और अपनी मूल क्यूई की भरपाई की जा सके। संदेह से बचने के लिए त्रिपाठी जीवप्ती ने भी एक अभिनय किया और सहज रूप से एक गोली अपने मुंह में फेंक दी। इस प्राचीन खंडहर में प्रवेश करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने एक अत्यधिक समृद्ध यान विशेषता ऊर्जा को एक निश्चित दिशा से बाहर बहते हुए महसूस किया। यह यान विशेषता ऊर्जा पूरे प्राचीन खंडहर को भर रही थी, जिससे ये न केवल ठंडा महसूस नहीं हो रहा था बल्कि इसके बजाय गर्म महसूस हो रहा था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती ने समूह को नहीं छोड़ा और उस दिशा में नहीं गया। प्राचीन खंडहर रहस्यमय और अप्रत्याशित थे, इसलिए उसने पहले समूह का पीछा करने और स्थिति की खोज करने की योजना बनाई। जैसे ही हर कोई चला, उन्होंने आश्चर्य में उत्साह किए बिना नहीं रह सके। चूंकि इस प्राचीन खंडहर में चीजें बेहद पुरानी थीं, कम से कम कुछ हजार साल पुरानी। यह अज्ञात था कि यह किस महान शक्ति से संबंधित था, लेकिन अंत में ये समुद्र के नीचे डूब गया था। हर कोई अपने आसपास के माहौल पर करीब से ध्यान दे रहा था, किसी भी संभव खजाने की तलाश करने के लिए अपनी दिव्य भावना डिवाइन सेंसेस को जारी कर रहा था। जैसे ही हाई वान गू चला, उसने कहा, अगर आपको कुछ भी मिलता है तो कृपया इसे इस बूढ़े मास्टर को दे दें। निश्चित रहें, एक बार जब हम इस जगह को छोड़ देंगे और सतह पर वापस जाएंगे तो ये बूढ़ा मास्टर आपके साथ सब कुछ साझा करेगा। मेरा हाई परिवार यहाँ कुछ भी अपने लिए नहीं लेगा। बेशक आप जितना अधिक प्रयास करेंगे, अंत में आपको उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। मेरा हाई परिवार कोई अपवाद नहीं है। हाई वान गू के शब्द धार्मिक थे, लेकिन ऐसा नुकसान उठाने के बाद किसी ने भी उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। त्रिपाठी जीवप्ती हाई वान गू और अन्य समूहों की उपस्थिति में यान विशेषता ऊर्जा के स्रोत की ओर कैसे बढ़ेगा, या वह पहले समूहों को आगे जाने देगा। प्राचीन खंडहर में खजाना, गोलीनस और गोली बादल। थोड़ी देर तक चलने के बाद कुछ लोग अचानक समूह से बाहर कूद गए और दोनों ओर के ढह चुके घरों की ओर दौड़ गए। उसी समय कई लोगों ने ध्यान दिया कि दोनों ओर के घरों के अंदर कुछ ऐसा लगता था जो ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। हाई वान गू ने अपना हाथ हिलाया, हर किसी को रुकने और चुपचाप इंतजार करने का संकेत दिया। जो लोग बाहर भागे वे हाई परिवार के कल्टीवेटर थे। आखिरकार यह उनका क्षेत्र था, इसलिए भले ही एक विदेशी कल्टीवेटर ने कुछ असामान्य देखा, वह पहले कार्य नहीं करेगा। अगर फायदे थे तो हाई परिवार को सूप पीने में कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन अगर खतरा था तो हाई परिवार ही वह होगा जो इसका परीक्षण करेगा। हर कोई यही योजना बना रहा था। एक पल बाद हाई परिवार का कल्टीवेटर जल्दी से बाएं और दाएं किनारों से वापस आया। जो 2 लोग बाएं किनारे से वापस आए वे हताश थे और धीरे धीरे हाई वान गू की ओर सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। दूसरी ओर जो व्यक्ति दाएं किनारे से वापस आया, उसके चेहरे पर एक बेहद उत्साहित मुस्कान थी क्योंकि उसने हाई वान गू को एक दिखने में सरल वस्तु सौंपी। हर किसी की आंखें इस वस्तु पर टिड्डियों की तरह काट रही थीं। हाई वान गू ने इसे लिया और सावधानी से इसकी सतह से धूल पोंछी। इसकी जांच करने के लिए अपनी दिव्य भावना डिवाइन सेंस को जारी किया और सिर हिलाते हुए अपनी भौं उठाए बिना नहीं रह सका। हाँ, यह एक कलाकृति है, लेकिन समय बीतने के साथ इसने अपनी अधिकांश आध्यात्मिकता खो दी है। अब यह केवल रहस्यमय ग्रेड निम्न रैंक, मिस्टीरियस ग्रेड लो रैंक है। हाँ, कितना अफसोस है, अगर यह सही स्थिति में होता तो मुझे डर है कि ये कम से कम एक आत्मा ग्रेड शीर्ष रैंक कलाकृति, स्पिरिट ग्रेड टॉप रैंक आर्टिफैक्ट होता। उसे यह कहते सुनकर हर कोई पछतावे का एक भाव दिखाए बिना नहीं रह सका। उसने इस बार जो कहा वह सत्य था, क्योंकि हर किसी की आंखें इस कलाकृति पर केंद्रित थीं। उनकी दिव्य भावना की ताक झांक के तहत उसके लिए झूठ बोलना असंभव था। हालांकि उन्होंने केवल एक छोटी दूरी चली थी इससे पहले कि एक कलाकृति प्राप्त हुई जिसे एक अच्छी चीज माना जा सकता था, इसलिए हर कोई इस यात्रा के लिए उत्सुक था। ये कलाकृति फिलहाल इस बूढ़े मास्टर द्वारा रखी जाएगी। जब हम वापस जाएंगे तो मैं एक कलाकृति शोधक आर्टिफैक्ट रिफाइनर से इसकी मरम्मत करवाऊंगा। शायद यह अपनी कुछ आध्यात्मिकता को बहाल कर सके और अपने ग्रेड में सुधार कर सके, हाई वान गू ने कहा जैसे ही उसने कलाकृति को अपने ब्रह्मांड बैग यूनिवर्स बैग में रख दिया।
उसने ये स्पष्ट कर दिया था कि उसे जो कुछ भी मिलेगा वह उसके द्वारा रखा जाएगा और वापस आने के बाद हर किसी के साथ साझा किया जाएगा। इसके शीर्ष पर यह चीज हाई परिवार के कल्टीवेटर द्वारा ढूंढी गई थी। इस समय स्वाभाविक रूप से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ऐसी फसल के साथ हर कोई अपनी खोज पर अधिक केंद्रित हो गया। इसके अलावा खोज सीमा का विस्तार करने के लिए हाई वान बू ने हर किसी को 3 छोटी टीमों में विभाजित कर दिया। हर एक को उसके हाई परिवार के एक उत्कृष्ट द्वारा नेतृत्व किया गया। उनमें से हर एक 3 अलग अलग दिशाओं में जा रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी हाई वान गू के पीछे पीछे चला, लेकिन टीम के अलग होने के बाद 20 से कम लोग बचे थे। हाई वान गू के अलावा केवल त्रिपाठी जीवप्ती एक उत्कृष्ट था, जबकि बाकी सभी अमरता आरोहण सीमा कल्टीवेटर थे। सड़क के दोनों ओर के ढह चुके घरों में समय समय पर हर कोई कुछ ऐसा ढूंढता था जिससे उनकी आंखें चमक उठती थी। इनमें से अधिकांश चीजें कलाकृतियां थीं, हालांकि कभी कभी गुप्त कलाएं, सीक्रेट आर्ट्स और मार्शल कौशल भी होते थे। लेकिन क्योंकि बहुत अधिक समय बीत चुका था, इन मार्शल कला मैनुअल को अच्छी तरह से संरक्षित नहीं किया गया था। जिस पर वे हाथ में आए वे ठीक पाउडर में बदल गए, जिससे लोग दया में अपनी कलाई मरोड़ने लगे। कुछ औषधीय गोलियां भी थीं, लेकिन इसी तरह क्योंकि बहुत अधिक समय बीत चुका था, उनके औषधीय गुण पूरी तरह से वाष्पित हो गए थे और केवल कुछ अवशेष बचे थे। उनका अब उपयोग नहीं किया जा सकता था। आधा दिन बाद समूह केवल कुछ अधूरे कलाकृतियां प्राप्त करने में कामयाब रहा, जिन्होंने अपनी अधिकांश आध्यात्मिकता खो दी थी। इससे वे कुछ हद तक असंतुष्ट थे। ये लाभ उनकी उम्मीदों से बहुत दूर थे। त्रिपाठी जीवप्ती शुरुआत से ही टीम का पीछा कर रहा था, न तो दिखावा कर रहा था और न ही जानबूझकर खुद को छिपा रहा था। केवल एक अमरता आरोहण सीमा 7वें चरण के कल्टीवेटर का प्रदर्शन दिखा रहा था, किसी का भी ध्यान या संदेह आकर्षित नहीं कर रहा था। उन्होंने जो 1 दर्जन या अधिक कलाकृतियां ढूंढी थी, उनमें उसने भी योगदान दिया था, लेकिन उसे उनमें रुचि नहीं थी। जिस बात ने उसे थोड़ा हैरान किया वह ये था कि यह प्राचीन खंडहर बहुत पहले एक महान संप्रदाय से संबंधित होना चाहिए था। ऐसे एक संप्रदाय में इसके चारों ओर बाधाओं की कई परतें रखी होनी चाहिए थी। समुद्र के पानी को अवरुद्ध करने वाली बाधा से अनुमान लगाते हुए ये बाधाएं अभी भी कार्यशील होनी चाहिए, लेकिन अब तक किसी को भी कोई खतरा नहीं मिला था। इसने उसे और भी अधिक सतर्क कर दिया। जैसे ही वह चल रहा था, एक पतला आदमी अचानक उसके करीब आया। त्रिपाठी जीवप्ती ने त्योरी चढ़ाई और सहज रूप से उसकी ओर झांका, केवल यह पाने के लिए कि दूसरा पक्ष चुपचाप और अजीब ढंग से उस पर मुस्कुरा रहा था। क्या बात है? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। लड़के, तुम काफी स्मार्ट हो। आदमी ने हाई वान गू की ओर झांका, जो रास्ता दिखा रहा था, और निर्धारित किया कि वह उन पर ध्यान नहीं दे रहा था इससे पहले कि अपनी आवाज कम करे। क्या मैं हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती अचानक रुचि महसूस करने लगा। यह आदमी भी हाई वान गू का पीछा करने वाला एक विदेशी कल्टीवेटर था, एक चरम अमरता आरोहण सीमा कल्टीवेटर। वह बहुत बूढ़ा नहीं था, शायद केवल अपने 30 के दशक में, लेकिन उसकी छोटी और संकीर्ण आंखें एक जहरीले सांप की तरह थीं, जो एक चालाक और कुटिल आभा दे रही थी। उसका अचानक बिना किसी कारण के उसे ढूंढने के लिए आना त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ हद तक भ्रमित कर गया, यह नहीं जानते हुए कि यह आदमी क्या योजना बना रहा था। मैं इसे देख सकता हूँ। आदमी ने हल्के से सिर हिलाया। हालांकि तुम कम बोलने वाले हो, तुम्हारी आंखें तेज चमक रही है, जो तुम्हारी चालाकी का एक संकेत है। तुम अपनी सच्ची ताकत को छिपाना चाहते हो ताकि तुम एक बड़ा कदम उठा सको। नहीं, तुम बहुत अधिक सोच रहे हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे धीरे सिर हिलाया। इनकार मत करो, हर कोई यही सोच रहा है। पतला आदमी हंसा और कहा, वह बूढ़ा आदमी सारे शिकार को अपने खुद के कियानकुन बैग में रख रहा है। कौन जानता है कि वह क्या सोच रहा है? अगर हम वास्तव में वहां जाते हैं तो वह हमें कुछ भी नहीं दे सकता है, या बस हमें एक छोटा लाभ दे सकता है। ये 7 परिवार गठबंधन का क्षेत्र है, अंत में उन्हें ही फैसला करना है। वे मांस खाते हैं, मैं बस सूप पीऊंगा। त्रिपाठी जीवप्ती हंसा, मेरी आवश्यकताएं ज्यादा नहीं है। तुम ऐसे नहीं दिखते जो इतनी आसानी से संतुष्ट हो जाए। पतले आदमी ने अपने होंठ मोड़े, उसकी आवाज और भी कम हो गई। क्या ख्याल है? क्या तुम मेरे साथ हाथ मिलाने में रुचि रखते हो? किसके लिए हाथ मिलाएं? पतले आदमी का भाव पूरी तरह से तिरस्कार का था। यहाँ कोई खतरा नहीं लगता है, इसलिए हम खुद ही इस टीम को छोड़कर खोज क्यों न करें? अगर हमें कुछ अच्छा मिलता है तो हम इसे अपने लिए रख सकते हैं, उनके पीछे क्यों चलें? ओह, अच्छा विचार। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों में चमक आ गई, उसके चेहरे पर रुचि का एक भाव दिखाई दिया। तुम भी सोचते हो कि यह एक अच्छा विचार है? पतले आदमी ने त्रिपाठी जीवप्ती को लालच में देखा और जल्दी से लोहे के गर्म होने पर वार किया। चलो एक साथ काम करते हैं, और अगर हमें वास्तव में कुछ अच्छा मिलता है तो हम इसे बराबर बांटेंगे। कोई भी दूसरे को धोखा नहीं देगा। मैं हमेशा एक निष्पक्ष व्यक्ति रहा हूँ। हालांकि विचार अच्छा है, मैं उनका पीछा करूंगा, जितना अधिक उतना ही सुरक्षित। त्रिपाठी जीवप्ती झिझक रहा था और धीरे धीरे सिर हिलाया। पतले आदमी ने बेचैनी से उसे रोकने की कोशिश की। त्रिपाठी जीवप्ती हठपूर्वकता से मस होने से इनकार कर दिया, इसलिए पतले आदमी ने तिरस्कार किए बिना नहीं रह सका। तुम मूर्ख पक्षी, अगर तुम उनका पीछा करते हो तो जल्द या बाद में तुम एक बड़ा नुकसान उठाओगे। त्रिपाठी जीवप्ती को उस पर ध्यान देने में बहुत आलस्य था। यह आदमी स्पष्ट रूप से एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, इसलिए वह त्रिपाठी जीवप्ती को अपने समूह में खींचने की इतनी कोशिश कर रहा था।
स्पष्ट रूप से वह अपने साहस को बढ़ाने के लिए किसी को ढूंढना चाहता था, इसलिए अगर वे वास्तव में किसी खतरे का सामना करते हैं तो दोनों के लिए एक साथ इससे निपटना आसान होगा। एक बार जब उन्हें खजाना मिल गया तो अपनी चरम अमरता आरोहण सीमा की ताकत के साथ क्या त्रिपाठी जीवप्ती से निपटना आसान नहीं होगा? कम से कम वह यही सोचता था। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने दिल में ठंडी सूंघ ली। हमारे सामने के वे कुछ घर, उनकी जांच करने के लिए कुछ लोगों को भेजो। हाईवान गु अचानक रुक गया और उनके सामने कुछ घरों की ओर इशारा किया। हर किसी ने सिर हिलाया और टीम ने जल्दी से 3 से 5 लोगों के एक समूह को भेजा घरों की ओर जाते हुए। त्रिपाठी जीवप्ती ने भी उनका पीछा किया, दाएं ओर जाते हुए। कुल 5 लोग एक साथ प्रवेश कर चुके थे और घर के बाहर 3 कल्टीवेटर अलमारियां खंगाल रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने चारों ओर झांका और महसूस किया कि यहाँ ज्यादा कुछ हासिल करने को नहीं था, इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया और अंदर चला गया। लेकिन इससे पहले कि वह प्रवेश कर पाता, एक आकृति अचानक उसके बगल में चमक गई। पतला आदमी जो पहले त्रिपाठी जीवप्ती से बात कर रहा था, वह वास्तव में उससे आगे दौड़कर अंदर चला गया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से सिर हिलाया लेकिन परवाह नहीं की, उसके नक्शेकदम पर चलते हुए घर में प्रवेश किया। अंदर की अधिकांश चीजें पहले ही सड़कर धूल में बदल चुकी थी, लेकिन घर के एक कोने में जमीन पर कुछ जैद बोतलें बिखरी हुई थी। इस पल में पतले आदमी ने लाचारी से जैद बोतलों में से एक को पकड़ा और सहज रूप से इसे खोलकर एक नजर डाली। हर किसी ने पहले भी इनमें से कई जैद बोतलें खोजी थी, जिनमें से सभी का उपयोग गोलियां रखने के लिए किया जाता था, लेकिन अंदर की गोलियां बहुत पहले अपने औषधीय प्रभावकारिता खो चुकी थी और अब केवल कचरा थी। लेकिन अब पतले आदमी द्वारा एक नजर डालने के बाद उसका भाव अचानक बदल गया। उसकी आंखों में कट्टरता का एक निशान चमक उठा। कुछ अच्छा। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव बदल गया। पतले आदमी को याद आया लगता था कि उसके बगल में अभी भी त्रिपाठी जीवप्ती था और जल्दी से सिर हिलाया, एक नजर डालो। ये कहते हुए उसने जैद बोतल सौंपी। त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे लिया और नीचे सिर करके इसे देखा, लेकिन जैद बोतल के अंदर कुछ अलग गोली देखने के बाद वह चौंके बिना नहीं रह सका। वह औषधीय गोली साधारण औषधीय गोलियों से बहुत अलग थी। औषधीय गोली का गोल शरीर एक घने बादल से ढका हुआ लगता था और यह बादल पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा से बना था। ये एक परत की पारदर्शी सुरक्षात्मक फिल्म की तरह था जिसने पूरी औषधीय गोली को लपेट रखा था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि कितने साल बीत चुके थे, इस गोली के औषधीय प्रभावकारिता न केवल भंग नहीं हुए थे बल्कि इसके बजाय और भी समृद्ध हो गए थे। इससे निकलने वाली खुशबू किसी को प्रबुद्ध महसूस कराने के लिए पर्याप्त थी। बस एक सूंघने से त्रिपाठी जीवप्ती ने निर्धारित किया कि यह एक संत ग्रेड गोली, सेंट ग्रेड पिल थी। गोली का ग्रेड माध्यमिक था, लेकिन जिस बात ने उसे चौंकाया वह गोली के चारों ओर का बादल जैसा विश्व ऊर्जा, वर्ल्ड एनर्जी था। गोली बादल, पिल क्लाउड। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक धीमी आवाज में उत्साह से कहा। अब त्रिपाठी जीवप्ती भी एक उत्कृष्ट एल्केमिस्ट था और जब गोलियां शोधित करता था तो वह अक्सर मानव शरीर के मेजरियन की समान रेखाएं दिखाई देता था। ये एक गोली के मेजरियन थे जिन्हें गोली नसें पिल वेन्स के रूप में जाना जाता था। एक बार जब एक गोली गोली नसें बनाती थी तो इसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता था और इसे कितने भी समय तक संग्रहित किया जाता था। जब तक स्थितियां सही थी, इसकी औषधीय प्रभावकारिता कभी भंग नहीं होगी। हर उत्कृष्ट केमिस्ट ने गोली नशे के जन्म का पीछा किया और हर संभव तरीके से उन गोलियों को बनाने की कोशिश की जिन्हें उन्होंने शोधित किया था वे गोली नशे के साथ दिखाई दे, लेकिन दुर्भाग्य से ये सुनिश्चित करने का कोई प्रभावी तरीका नहीं था कि हर गोली में गोली नशे होंगी। इसका भाग्य से बहुत कुछ लेना देना था। गोली नशे के ऊपर पौराणिक गोली बादल, पिल क्लाउड था। जब त्रिपाठी जीवप्ती गोलियां शोधित कर रहा था तो गोली नशे अक्सर दिखाई देती थी, लेकिन गोली बादल कभी दिखाई नहीं दिए थे। अब पहली बार उसने आखिरकार देखा कि एक गोली बादल क्या था। किंवदंती के अनुसार जब एक गोली बादल दिखाई देता था तो ये न केवल एक गोली के औषधीय प्रभावकारिता को कई गुना बढ़ाता था, बल्कि ये गोली के लिए लगातार विश्व ऊर्जा भी इकट्ठा करता था, इसे पोषित करता था। ये कहा जा सकता है कि एक गोली बादल वाली गोली को जितना अधिक समय तक संग्रहित किया जाता था, उसके औषधीय प्रभावकारिता और मूल्य उतना ही अधिक होगा। गोली बादल वाली इस संत ग्रेड गोली को देखकर पतले आदमी और त्रिपाठी जीवप्ती की अगली प्रतिक्रिया क्या होगी? त्रिपाठी जीवप्ती का प्रतिकार और गोली बादल का रहस्य। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि जेड बोतल में इस संत गोली, सेंट पिल को कितने सालों तक संग्रहित किया गया था। बहते समय के महान सम्राट, फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर के अनगिनत सालों के दौरान गोली बादल इस गोली के लिए विश्व ऊर्जा, वर्ल्ड एनर्जी इकट्ठा कर रहा था, इसे पोषित कर रहा था। ऐसी संत गोली अब एक साधारण गोली नहीं थी, इसका मूल्य अमाप था। विशेष रूप से त्रिपाठी जीवप्ती जैसे एक एल्केमिस्ट के लिए इसका महान शोध मूल्य था। अगर वह गोली बादल के गठन के पीछे के रहस्य को समझ पाता तो त्रिपाठी जीवप्ती भविष्य में गोली बादल के साथ गोलियां शोधित करने में सक्षम हो जाता। सभी प्रकार के विचार त्रिपाठी जीवप्ती के दिमाग में तेजी से उलझ गए। उसका भाव उतार चढ़ाव कर रहा था। जेड बोतल के अंदर गोली बादल एक सूक्ष्म आकर्षक बल उत्सर्जित कर रहा था जो आसपास के विश्व ऊर्जा को अंदर खींच रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक अपना सिर घुमाया और पतले आदमी को ठंडी नजरों से घूरा।
दूसरा पक्ष भी त्रिपाठी जीवप्ती पर मुस्कुरा रहा था, लेकिन जिस पल उसने अपना सिर घुमाया, पतले आदमी के हाथ से अचानक एक हरी रोशनी फूट पड़ी और एक पल में पूरा कमरा एक जहरीली धुंध में लिपटा गया। हे तुम मूर्ख पक्षी, पिता को निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। पतले आदमी ने त्रिपाठी जीवप्ती को अपनी जहरीली धुंध से घिरे हुए स्थिर देखकर हंसा और धीमी आवाज में कहा। ये कहते हुए पतले आदमी ने अपनी उंगलियों से एक ब्लेड बनाया और मूल क्यूई युआनची का एक उछाल भेजा, सीधे त्रिपाठी जीवप्ती के सीने की ओर वार किया। इस पल में पतले आदमी ने अपनी पूरी ताकत से विस्फोट किया, एक ही झटके में त्रिपाठी जीवप्ती को मारने की कसम खाई। गोली बादल के साथ एक संत गोली, और वह जो कम से कम 1000 साल से यहाँ संग्रहित थी। न केवल त्रिपाठी जीवप्ती ऐसी एक खजाना अपने लिए चाहता था, बल्कि पतले आदमी का भी यही विचार था। जब तक वह इस संत गोली को प्राप्त कर सकता था, समुद्र की यह यात्रा एक महान फसल होगी। भले ही वह आगे की यात्रा में कुछ भी प्राप्त न कर सके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरी जहरीली धुंध के अंदर पतले आदमी का चेहरा कट्टरता और क्रूरता से भरा हुआ था। केन कियान, त्रिपाठी जीवप्ती की आकृति नहीं हिली, लेकिन उसके सीने से एक चिंगारी फूट पड़ी, यहाँ तक कि उसकी त्वचा को भी नहीं तोड़ा, क्योंकि उसने ठंडी नजरों से पतले आदमी को घूरा। पतले आदमी के चेहरे पर मुस्कान तेजी से गायब हो गई और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई। जल्द ही उसका चेहरा विकृत हो गया। उसने उस हमले में अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया था, लेकिन न केवल वह त्रिपाठी जीवप्ती को मारने में विफल रहा, उसकी उंगली भी टूट गई। जिस पल उसने त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर को पोका, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इस्पात को पोक रहा हो। उसके प्रतिद्वंद्वी का शरीर अविश्वसनीय रूप से कठोर था। मूर्ख, त्रिपाठी जीवप्ती ने शांति से अपने सीने पर थपथपाया और अपने कपड़ों पर सिलवटों को सीधा किया। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मेरे पास तुम्हें मारने का कोई कारण नहीं है। तुम मौत को बुला रहे हो मेरे दोस्त। तुम कैसे, यहाँ तक कि एक उत्कृष्ट भी मेरे हड्डी को नष्ट करने वाले जहर के धुएं का विरोध नहीं कर सकता। तुम कैसे सुरक्षित भागने में कामयाब रहे? पतले आदमी की आंखें हिंसक ढंग से काम गई, क्योंकि घबराहट उसके दिल में भर गई। कुछ भी असंभव नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। पतले आदमी को भागने का एक हावभाव बनाते देखकर उसकी आकृति चमकी और उसके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। पतले आदमी के गले की ओर एक हथेली का वार भेज दिया। पतले आदमी की आंखें बाहर निकल आईं, क्योंकि उसने दोनों हाथों से अपना गला ढक लिया। उसके गले ने कुछ शोर किया, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं कह सका। कुछ कदमों तक लड़खड़ाने के बाद वह जमीन पर गिर गया और मर गया। एक चरम अमरता आरोहण सीमा कल्टीवेटर। त्रिपाठी जीवप्ती अब आसानी से उससे निपट सकता था। पतले आदमी के मरने का इंतजार किए बिना त्रिपाठी जीवप्ती ने शेष Z बोतलें पकड़ ली और जल्दी से उन्हें खोला। ये पुष्टि की कि अंदर गोली बादल के साथ कोई गोलियां नहीं थी, इससे पहले कि जल्दी से बाहर दौड़ जाए। क्या हुआ? अंदर क्या हुआ? बाहर के 3 कल्टीवेटर अभी अंदर दौड़ने ही वाले थे और त्रिपाठी जीवप्ती से टकराए, इसलिए उन्होंने जल्दी से पूछा। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती और पतले आदमी के बीच टकराव को छिपाया गया था, मूल क्यूई के अचानक शक्ति के विस्फोट ने उन्हें सतर्क कर दिया था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जांच करने के लिए आए थे। भागो, अंदर की बाधा ट्रिगर हो गई है। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने चिल्लाया। 3 कल्टीवेटर ने त्रिपाठी जीवप्ती के पीछे झांका और हरी जहरीली धुंध को देखने पर उनके भाव गंभीर हो गए और उन्होंने अंदर दौड़ने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से त्रिपाठी जीवप्ती का पीछा किया। अंदर क्या हुआ? हाई वान बू ने उन चारों को जल्दी में देखा और पूछे बिना नहीं रह सका। उस कमरे में एक बाधा थी। जब मेरा दोस्त और मैं जांच कर रहे थे तो उसने गलती से उसे छू लिया, त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से समझाया। बोलते समय उसका चेहरा और भी हरा हो गया। वह कहाँ है? हाई वान बू का भाव बदल गया। वह मर गया। लोगों का समूह अचानक भयभीत हो गया। यहाँ पहुंचने के बाद हर कोई बिना किसी खतरे का सामना किए आधे दिन से अधिक चल रहा था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि यह प्राचीन खंडहर अत्यंत सुरक्षित था, लेकिन अब जब उनमें से एक स्पष्ट रूप से मर गया था तो इससे वे थोड़ा असहज महसूस करने लगे। तुम कैसे ठीक हो? हाई वान बू की तेज आंखें त्रिपाठी जीवप्ती पर करीब से घूर रही थी, क्योंकि उसने एक गहरी आवाज में पूछा। मैं थोड़ा दूर था, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे भी जहर दिया गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से खांसा। उसके चेहरे पर हरा रंग और भी तेजी से बदल रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे यह कहते सुना, हर कोई जल्दी से उससे दूर हो गया। डर था कि वे फंस जाएंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से स्थिति का अवलोकन किया और उसका दिल अचानक शांत हो गया। अभी पतले आदमी ने हमला करने से पहले उसने पहले जहरीली धुंध का एक बादल जारी किया था, इसलिए ये संभावना थी कि वह वही स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार था जो त्रिपाठी जीवप्ती ने अभी कहा था। त्रिपाठी जीवप्ती बस उसकी मौत के कारण को समझाने के लिए उसके साधनों को उधार ले रहा था। कमरा अभी भी जहरीली धुंध से भरा हुआ था, इसलिए यह संभावना थी कि कोई भी ध्यान से इसकी जांच नहीं करेगा। इसके अलावा त्रिपाठी जीवप्ती ने जानबूझकर जहरीली धुंध का एक छोटा सा हिस्सा अंदर लिया था, जिससे उसका स्पष्टीकरण और भी अधिक विश्वसनीय हो गया। अंदर एक बाधा होनी चाहिए। हाई वान बू ने एक धीमी आवाज में बुदबुदाया, इससे पहले कि अचानक त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मुड़े। क्या तुमने कुछ प्राप्त किया? केवल ये कुछ Z बोतलें। मैंने जल्दी से उन्हें बाहर निकाल लिया इससे पहले कि छोड़ दूं। त्रिपाठी जीवप्ती ने Z बोतलें हाई वान बू को सौंपते हुए कहा। हर किसी के चेहरे पर एक निराश भाव था।
उन्होंने बहुत सारी जैद बोतलें ढूंढी थी, लेकिन उन्हें अंदर कभी कोई उपयोगी गोलियां नहीं मिली थी। हाई वान गू का भाव भी बहुत अच्छा नहीं था, कुछ अविश्वास के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को देखते हुए। वे रास्ते में कोई बाधा का सामना नहीं किए थे, लेकिन अब जब वे एक बाधा का सामना किए थे तो ये बहुत संभावना थी कि इस कमरे के अंदर कोई खजाना था, अन्यथा मूल मालिक ने ऐसी एक बाधा क्यों रखी होती। तुमने कुछ भी नहीं छिपाया? हाई वान गू ने त्रिपाठी जीवप्ती पर अपनी आंखें संकीर्ण की और एक गहरी आवाज में पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती को हंसी आए या रोना आए, यह नहीं पता था। मेरे पास एक ब्रह्मांड बैग, यूनिवर्स बैग नहीं है, इसलिए अगर मेरे पास होता भी तो मैं कुछ भी कहाँ छिपाता। हाई वान गू ने अपनी दिव्य भावना से उस पर झांका, और यह पुष्टि करने के बाद कि वो सच कह रहा था, उसने हल्की से सिर हिलाया। हालांकि एक ब्रह्मांड बैग एक बहुत सुविधाजनक भंडारण कलाकृति थी, टोंग जुबान क्षेत्र टोंग शैनरेल पर हर कोई एक रख नहीं सकता था। जब वो बहादुर स्वतंत्र संघ बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन में था, त्रिपाठी जीवप्ती ने जितने भी लोगों से मुलाकात की थी, उनमें से केवल बहादुर स्वतंत्र संघ के कुछ कप्तान ब्रह्मांड बैग से लैस होने के लिए योग्य थे। इस बार 7 परिवार गठबंधन का पीछा करके समुद्र में आने वाले अधिकांश कल्टीवेटर के पास ऐसा एक भंडारण कलाकृति नहीं थी। क्या सीनियर मुझ पर भरोसा नहीं करते? त्रिपाठी जीवप्ती ने ठंडी नजरों से हाई वान गू को देखा। हाई वान गू ने हल्के से समझाया, ये बस एक नियमित सवाल है, छोटे भाई को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए उसने त्रिपाठी जीवप्ती पर और ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय कुछ लाचारी के साथ जैद बोतलें खोली। मूल रूप से उसने इन जैद बोतलों में कुछ भी ढूंढने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन जब उसने उन्हें खोला तो हाई वान गू ने एक चौंकाने वाला भाव दिखाए बिना नहीं रह सका, जैसे कि वह विश्वास नहीं कर सकता था कि वह क्या देख रहा था। ध्यान से जैद बोतलों में से एक की जांच कर रहा था। उसी समय हर किसी ने एक सुखद औषधीय खुशबू सूंघी। हाई वान गू हैरान था क्योंकि उसने जैद बोतल में सभी गोलियां बाहर निकाल दी। उनमें से लगभग 1 दर्जन थी, जिनमें से अधिकांश पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन अभी भी 2 गोलियां थी जो बाकी से अलग थी। इन 2 गोलियों पर गोली नसें पिल वेन्स थी और वे समृद्ध विश्व ऊर्जा से भरी हुई थी। यह इन गोली नसें के कारण था कि उन्होंने अपनी औषधीय प्रभावकारिता नहीं खोई थी और अभी भी अच्छी स्थिति में थी। आत्मा गोलियां, स्पिरिट पिल्स! हाई वान गू उत्साह से चिल्लाया। लोगों का समूह भी अत्यंत उत्साहित था क्योंकि उन्होंने हाई वान गू के हाथ में गोलियों की ओर घूरा, उनकी आंखें उल्लास से चमक रही थी। ये 2 गोलियां न केवल आत्मा ग्रेड गोलियां थीं, बल्कि आत्मा गोलियां भी थीं जिन्होंने गोली नसें बनाई थी, जो उन्हें साधारण आत्मा ग्रेड गोलियों की तुलना में कई गुना अधिक मूल्यवान बनाती थी। त्रिपाठी जीवप्ती एक तरफ खड़ा था, ठंडी नजरों से भीड़ के भावों का अवलोकन कर रहा था। उसका भाव उदासीन था। उसने भी अभी इन जैद बोतलों की जांच की थी और जानता था कि अंदर क्या था, लेकिन उसने उन्हें दूर नहीं लिया। उसके लिए गोली नसें वाली ये आत्मा गोलियां ज्यादा मूल्य की नहीं थी, वह उन्हें खुद शोधित कर सकता था, लेकिन गोली बादल वाली संत गोली कुछ ऐसी थी जिसे उसे प्राप्त करना आवश्यक था। इन जैद बोतलों को बाहर फेंकने से सफलतापूर्वक हर किसी का ध्यान आकर्षित हुआ, जिसे उन्होंने उस पर और ध्यान नहीं दिया। हाई वान गू के बूढ़े हाथ कांप गए क्योंकि उसने जल्दी से अन्य जैद बोतलें खोली। निश्चित रूप से उसने हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरा और गोली नसें वाली कुछ और गोलियां ढूंढी। आत्मा ग्रेड गोलियां और रहस्यमय ग्रेड गोलियां, मिस्टीरियस ग्रेड पिल्स थी, वे सभी पूरी तरह से संरक्षित थी। निश्चित रूप से उस घर में अच्छी चीजें हैं। हाई वान गू ने जोर से हंसते हुए सिर हिलाना जारी रखा। उनका 7 परिवार गठबंधन बस एक छोटा परिवार था। वे शक्तिशाली अल्केमिस्टों को किराए पर नहीं ले सकते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से गोली नसें वाली आत्मा ग्रेड गोलियां प्राप्त नहीं कर सकते थे। अब जब उसने कुछ प्राप्त कर ली है तो वह पहले से कहीं अधिक खुश नहीं हो सकता था। अगर आपको बाद में और जैद बोतलें मिलती हैं तो उन पर ध्यान न दें, अंदर कुछ गोलियां हो सकती हैं। हाई वान गू ने अपनी फसल को दूर रखते हुए कहा। हर किसी ने जल्दी से सिर हिलाया। उनमें से किसी ने भी पहले इस पहलू पर विचार नहीं किया था, केवल अब जाकर उन्हें पौराणिक गोली नसें याद आई। छोटे भाई ने एक मेहनती काम किया है। एक विदेशी कल्टीवेटर भी था जिसने त्रिपाठी जीवप्ती के कंधे पर प्यार से थपथपाया, उसकी प्रशंसा की। किसी ने भी उस पतले आदमी का उल्लेख नहीं किया जो मर गया था। वे सभी बस सहयोग से मिले थे, इसलिए भले ही वो मर गया, कोई भी उसके लिए नहीं रोएगा। त्रिपाठी जीवप्ती खांसता रहा। उसका भाव दुखद था क्योंकि उसने उदासी से कहा, यह अफसोस की बात है कि जो दोस्त मेरे साथ अंदर गया था वह बाहर नहीं आया। हाई वान गू ने उसकी ओर देखा, और हालांकि वह अपने दिल में सहमत नहीं था, उसने फिर भी कहा, छोटा भाई आश्वस्त रह सकता है, वापस आने के बाद हम उसे एक हिस्सा देंगे। अगर हम ढूंढ सकते हैं कि उसके दोस्त और रिश्तेदार कहाँ हैं, तो यह निश्चित रूप से उन्हें उसका हिस्सा भेजेगा। चलो फिलहाल इस बारे में बात नहीं करते हैं। यह विषाक्तता निवारण गोली डिटॉक्सिफिकेशन पिल लो, यह मेरे हाई परिवार के मुख्य अल्केमिस्ट द्वारा शोधित एक गोली है। ये तुम्हारी चोटों में कुछ मदद करनी चाहिए। इस फसल के साथ हाई वान गू ने न केवल त्रिपाठी जीवप्ती पर संदेह करना बंद कर दिया, उसने यहाँ तक कि उसकी परवाह करना भी शुरू कर दिया। बोलते समय एक गोली त्रिपाठी जीवप्ती को सौंपी। बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जीवप्ती ने गोली ली और जांच करने के लिए थोड़ा परीक्षण किया कि यह वास्तव में एक विषाक्तता निवारण गोली थी और इसे सीधे अपने मुंह में डालने से पहले कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी। क्रॉस लेग बैठकर उसने अपनी गुप्त कला सीक्रेट आर्ट का संचालन करने का नाटक किया और कहा, तुम पहले जाओ, मैं बाद में पकड़ लूंगा।
क्या त्रिपाठी जीवप्ती को मिली गोली बादल वाली संत गोली पर हाई वान गू को संदेह होगा? हाई वान गू का भ्रम और प्राचीन संप्रदाय की बाधा। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती की वर्तमान ताकत के साथ उसने उन लोगों को अपनी नजरों में नहीं रखा था जो इस बार प्राचीन खंडहर में आए थे। उसके आत्मभक्षण कीटों सोल डिवॉरिंग इंसेक्ट्स के साथ संत क्षेत्र सेंट रेल्म से नीचे कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि क्योंकि वह इस लोगों के समूह की ताकत का उपयोग प्राचीन खंडहर के अंदर की स्थिति का पता लगाने के लिए करना चाहता था, त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद को छिपाया था और उनका पीछा किया था। अब जब उसे स्थिति की अच्छी समझ थी, त्रिपाठी जीवप्ती ने इस समूह को छोड़ने और खुद कार्य करने की योजना बनाई। वह यांग विशेषता ऊर्जा यांग एट्रीब्यूट एनर्जी के स्रोत के बारे में बहुत जिज्ञासु था और पता लगाना चाहता था कि वह क्या था। और अभी एक अवसर था। त्रिपाठी जीवप्ती को महसूस हुआ कि हाई वान गू के स्वभाव के साथ उसे उसके खुद के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं करनी चाहिए। अप्रत्याशित रूप से ये सुनने के बाद हाई वान गू ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। यह नहीं चलेगा, मैं तुम्हें यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। ऐसा लगता था कि त्रिपाठी जीवप्ती के अभी अभी के प्रदर्शन के कारण हाई वान गू को उसके बारे में कुछ चिंता हो गई थी। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था क्योंकि वह हाई परिवार के कल्टीवेटर में से एक की ओर मुड़ा और आदेश दिया, चौथे भाई यही रुको और उसका ध्यान रखो, जब उसकी चोटें स्थिर हो जाएं तो पकड़ लो। जिस कल्टीवेटर को आदेश दिया गया था उसने जल्दी से सिर हिलाया और त्रिपाठी जीवप्ती के बगल में खड़ा हो गया, एक रक्षात्मक मुद्रा धारण कर ली। त्रिपाठी जीवप्ती को हंसी आए या रोना आए यह नहीं पता था, केवल ये कहने में सक्षम था, सीनियर की दया के लिए बहुत धन्यवाद। हाई वान गू ने धीरे से सिर हिलाया, अच्छा खुद को जल्द से जल्द ठीक करो, फिर चौथे भाई के साथ पकड़ लो, हम आगे आराम करेंगे और तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये कहते हुए उसने दूसरों को आगे बढ़ाया। त्रिपाठी जीवप्ती लाचार था और केवल अपनी गुप्त कला सीक्रेट आर्ट का संचलन करने का नाटक कर सकता था। चौथा भाई नाम का कल्टीवेटर भी चुप रहा, त्रिपाठी जीवप्ती से ज्यादा दूर नहीं एक लकड़ी के हिस्से की तरह खड़ा रहा। लगभग आधे घंटे के बाद त्रिपाठी जीवप्ती फिर से खड़ा हो गया। कैसा है? चौथे भाई ने जल्दी से पूछा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो चलो पकड़ लेते हैं, चौथे भाई ने जल्दी से कहा। उसका चेहरा जल्दबाजी से भरा हुआ था। रास्ते में हाई वान गू द्वारा पीछे छोड़े गए निशानों का पीछा करते हुए एक अगरबत्ती के समय के बाद उन दोनों ने बाकी समूह को पकड़ लिया। हालांकि जब त्रिपाठी जीवप्ती ने समूह की स्थिति देखी तो उसका भाव गंभीर हो गया। मूल रूप से समूह में लगभग 20 लोग थे, लेकिन अब 6 या 7 गायब थे। इसके अलावा शेष लोगों के चेहरों पर लंबे समय तक रहने वाले डर का एक भाव था। जब उसने चोटों से ठीक होने का नाटक किया, ये स्पष्ट था कि उन्होंने किसी प्रकार के खतरे का सामना किया था। जहां तक गायब हुए 6 या 7 लोगों की बात है, यह अनुमान लगाना आसान था कि उनके साथ क्या हुआ था। ये प्राचीन खंडहर वास्तव में एक सुरक्षित जगह नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती और चौथा भाई नाम के कल्टीवेटर को टीम में वापस आते देखकर हाई वान गू ने बस धीरे से सिर हिलाया। उसका भाव बदसूरत था। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अभी क्या हुआ था? वह चौथा भाई हाई परिवार के एक कल्टीवेटर के बगल में गया और धीरे से पूछा। उसके चेहरे पर अभी भी डर का एक भाव था क्योंकि उसने धीरे से समझाया, यहाँ कई स्पष्ट प्रतिबंध लगते हैं। मैंने गलती से उनमें से एक को ट्रिगर कर दिया और कई लोग मर गए। चौथे भाई का भाव अचानक बदल गया और उसने और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। जब वे बात कर रहे थे, अचानक दूर से एक तेज चीख आई। हाई वान गू, जो जगह पर बैठा था, ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और संदेह से उस दिशा में घूरा। धीरे से बुदबुदाया, चेंग परिवार, चेंग फैमिली। ये कहते हुए वह जल्दी से खड़ा हो गया और अपना हाथ हिलाया। सब लोग कृपया मेरे साथ आएं, वहां कुछ हलचल लगती है। जहां हाई वान गू और अन्य लोग आराम कर रहे थे, वहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हो गया था, जिन्होंने इस दिशा से आती चीख सुनी थी। कई कल्टीवेटर दौड़कर वहां आए थे। इन कल्टीवेटर का नेतृत्व 7 परिवार गठबंधन के मास्टर्स द्वारा किया गया था। कल्टीवेटर की लहर के बाद लहर यहां पहुंची। यहां पहुंचने के बाद हर किसी ने अपने सामने के दृश्य को घूरा। हर कोई हैरान और स्पष्ट रूप से उत्साहित था। उनके सामने रोशनी का एक विशाल पारदर्शी गोला था जो चौंकाने वाले ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। यह अज्ञात था कि इस पारदर्शी रोशनी का गोला किस सामग्री से बना था, लेकिन यह जो ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था, उससे अनुमान लगाते हुए यह निश्चित रूप से एक उच्च ग्रेड कलाकृति थी और यह पूरी तरह से अक्षुण्ण था। हालांकि इस पल में हर किसी के सामने एक अदृश्य बाधा थी जिसने हर किसी के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था, जिससे रोशनी के गोले के करीब आने की चाहत रखने वाला कोई भी कल्टीवेटर ऐसा करने में अक्षम था। एक के बाद एक कल्टीवेटर ने इसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन वे सभी एक कोमल शक्ति से पीछे धकेल दिए गए। उनमें से कोई भी रोशनी के गोले के 500 मीटर के भीतर नहीं पहुंच सका। जब हाई वान गू त्रिपाठी जीवप्ती और दूसरों को इस जगह पर लाया तो दृश्य जीवंत था, जिसमें कम से कम कुछ दर्जन लोग इकट्ठा थे। रोशनी के गोले को देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती की भौं उठी क्योंकि उसने गुप्त रूप से इस पर ध्यान दिया। भीड़ से एक परिचित आभा आए और जब उसने इस आभा का पीछा किया तो त्रिपाठी जीवप्ती अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका। वहां नवस्वर पवित्र भूमि, 9 हेवंस होली लैंड की सिंटनी उसके चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ उस पर मुस्कुरा रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें फेर ली और ध्यान न देने का नाटक किया।
यह महिला कुछ कौशल रखती लगती थी, उसके शरीर पर धूल का एक कण भी नहीं था। इसके अलावा उसकी खूबसूरत आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। वह विशेष रूप से खुश दिखती थी। ऐसा लगता था कि इस पानी के भीतर साहसिक कार्य ने उसे उत्साह और आनंद का आनंद लेने की अनुमति दी थी, जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि वह अनुभव करेगी। मूर्ख लड़की, त्रिपाठी जीवकती गाली दिए बिना नहीं रह सका। भाई चेंग, क्या बात है? हाई वान बू आगे बढ़ा और एक द्वितीय क्रम उत्कृष्ट सेकंड ऑर्डर ट्रांसेंडेंट बूढ़े आदमी से पूछा। अभी की दहाड़ इस बूढ़े आदमी की थी। 7 परिवार गठबंधन इस पास के द्वीप पर लंबे समय से स्थापित किया गया था और एक दूसरे के साथ संचार का एक विशेष तरीका था। इसलिए जब उसने दूसरे पक्ष की दहाड़ सुनी तो हाई वान बू जानता था कि वह मदद के लिए बुला रहा था। कई लोगों के पास हाई वान बू के समान सवाल था, इसलिए एक एक करके उत्कृष्ट वृद्ध आदमी चेन के चारों ओर इकट्ठा हुए और उससे सवाल पूछे। चलो पहले सबको इकट्ठा होने दे, फिर मैं समझाऊंगा, वृद्ध आदमी चेंग ने कहा। किसी ने और सवाल नहीं पूछे और बस चुपचाप इंतजार किया। जैसे जैसे समय बीतता गया और अधिक टीमें शामिल हुईं, स्पष्ट रूप से वे सभी लोग थे जो आसपास खजानों की तलाश कर रहे थे। अधिक से अधिक लोग इकट्ठा हुए, जल्द ही 100 से अधिक लोग इकट्ठा हो गए थे। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद और ये देखने के बाद कि कोई और नहीं आ रहा था, वृद्ध आदमी चेंग ने कहा, बस इतना ही, शायद कोई और नहीं आ रहा है। भाई चेंग, क्या तुम समझा सकते हो कि तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? निश्चित रूप से उस कलाकृति के लिए है। वृद्ध आदमी चेंग हल्के से मुस्कुराया और पास के रोशनी के गोले की ओर इशारा किया। इस कलाकृति की शक्ति अमाप है। मुझे नहीं पता कि इसका किस प्रकार का प्रभाव है, लेकिन जब हमने इसे ढूंढने की कोशिश की तो हमें एक अदृश्य बाधा द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने अभी अभी इसे स्पष्ट रूप से देखा। मेरे चेंग परिवार की टीम की ताकत अकेले हम इस बाधा को नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए मैं आप सभी से इस बाधा को तोड़ने के लिए एक साथ काम करने के लिए कहना चाहता हूँ। हाई वान बू की भौं एक पल के लिए सिकुड़ गई, इससे पहले कि वह हंस पड़े। भाई चेंग, एक साथ काम करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन केवल एक कलाकृति है। अगर हम इस बाधा को तोड़ते हैं तो अंत में इस कलाकृति को कौन प्राप्त करेगा? हर चीज पर चर्चा की जा सकती है। वृद्ध आदमी चेंग ने सीधे जवाब नहीं दिया, इसके बजाय रोशनी के गोले के पीछे की ओर इशारा किया और कहा, उस कलाकृति के पीछे एक महल है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह इस प्राचीन संप्रदाय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह होनी चाहिए, अन्यथा उन्होंने इसकी रक्षा के लिए ऐसी एक कलाकृति का उपयोग नहीं किया होता। जब तक हम इस बाधा को तोड़ सकते हैं और प्रवेश कर सकते हैं, हमें अंदर कुछ अच्छा नहीं मिलने के बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है? शायद वहाँ और भी बेहतर गुप्त खजाने हैं। अंत में ये बस तुम्हारा अनुमान है। हाई वान बू ने त्योरी चढ़ाई, लेकिन यह एक प्रयास के योग्य है। किसी ने वृद्ध आदमी चेंग से सहमत जताया। कई मास्टर्स ने जल्दी से इस मामले पर चर्चा की और थोड़ी देर बाद एक आम सहमति पर पहुंचे। हालांकि हाई वान बू ने पहले कुछ संदेह उठाए थे, यह अस्वीकार्य था कि ये कलाकृति उसके लिए अत्यंत आकर्षक थी। एक आम सहमति पर पहुंचने के बाद हर कोई जल्दी से व्यवस्था करने में जुट गया। इनमें से हर एक उत्कृष्ट क्षेत्र मास्टर्स ने अलग अलग संख्या में एक टीम का नेतृत्व किया, जो 10 से 20 लोगों तक थी। हाई वान बू त्रिपाठी जीवकती और दूसरों के पास वापस आया और अभी अभी किए गए फैसले को समझाया। सब लोग, हमें इस बाधा को तोड़ने के लिए देखने के लिए अपनी ताकत का योगदान करने की जरूरत है। अगर हम कर सकते हैं तो हम न केवल इस रहस्यमय कलाकृति को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम इसके पीछे के महल में भी प्रवेश कर सकते हैं और इसकी खोज कर सकते हैं। पाने के लिए कई फायदे हैं, इसलिए मैं आप सभी से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए कहता हूँ। बूढ़ा हाई आश्वस्त रह सकता है, हम तुम्हारे भरोसे पर खरा उतरने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। किसी ने तुरंत उत्साह से चिल्लाया। हाई वान बू ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। एक पल बाद सभी व्यवस्थाएं की जा चुकी थीं। 100 से अधिक लोग सभी अदृश्य बाधा से ज्यादा दूर नहीं खड़े थे। उनमें से हर एक अपनी सांसें रोककर गुप्त रूप से तैयारी कर रहा था। चेंग उपनाम वाले बूढ़े आदमी ने आगे बढ़ा और एक स्पष्ट आवाज में कहा, सब लोग कृपया मेरे आदेशों को सुने। इस बाधा की रक्षा थोड़ी अजीब है। ऐसा लगता है कि हमें इसे एक पल में तोड़ने के लिए अपनी सबसे बड़ी ताकत का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा हम कितना भी हमला करें यह अक्षुण्ण रहेगा। हर किसी ने सिर हिलाया। वृद्ध आदमी चेंग ने अपनी आंखें चारों ओर घुमाई और धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसका भाव गरिमापूर्ण था। वहां मौजूद हर किसी ने भी अपनी मूल क्यूई को संगठित किया, एक पल के नोटिस पर कार्य करने के लिए तैयार। अचानक वृद्ध आदमी चेंग का बड़ा हाथ हिंसक ढंग से नीचे झूल गया। जिस पल उसने अपना हाथ हिलाया, उसके रंगीन मार्शल कौशल, मार्शल स्किल्स और कलाकृतियों आर्टिफैक्ट्स की शक्ति फूट पड़ी और आगे टकराई। होंग लॉन्ग लॉन्ग, पूरा खंडहर हिलता हुआ लगा। मौजूद कल्टीवेटर में से, हालांकि ज्यादा उत्कृष्ट नहीं थे, 10 से कम, बाकी सभी 7वें चरण या उससे ऊपर के अमरता आरोहण सीमा कल्टीवेटर थे। फिर भी मौजूद कल्टीवेटर की संख्या छोटी नहीं थी, इसलिए उनके हमलों की संयुक्त शक्ति पृथ्वी को हिला देने वाली थी, जिससे वहां मौजूद हर कोई चौंक गया। अनगिनत ऊर्जा किरणें अदृश्य बाधा पर बमबारी कर गई, जिससे हवा में नग्न आंख को दिखाई देने वाली लहरें फैल गई। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों कंकड़ एक शांत झील में फेंक दिए गए हों, जिससे हलचल फैल गई हो। अदृश्य बाधा बेहद लचीली लगती थी और इन हमलों से टकराने के बाद ये बहुत अधिक अंदर धंस गई, लेकिन अक्षुण्ण रही। सब कुछ शांत होने के बाद हर किसी का भाव बदसूरत हो गया।
अभी का हमला उनके सामने की बाधा को तोड़ने में विफल रहा था। वृद्ध आदमी चेंग ने तालियां बजाईं, हर किसी का ध्यान आकर्षित किया और चिल्लाया, चलो इसे एक बार और करते हैं, कृपया पीछे मत हटना, हम जितनी जल्दी इस बाधा को तोड़ेंगे ये हर किसी के लिए उतना ही बेहतर होगा। हर कोई यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहता है ना। वह ये भी देख सकता था कि हालांकि अभी के हमले काफी शक्तिशाली थे, अधिकांश लोगों ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। निस्संदेह इस बाधा की रक्षात्मक ताकत को कम आंकना। उसे यह कहते सुनकर जिस कल्टीवेटर ने अभी पीछे हटा था, उसने अब और जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की और बस अगले हमले का इंतजार किया। तैयारी के एक और दौर के बाद वृद्ध आदमी चेंग ने फिर से अपना हाथ उठाया। उसकी आंखें राजसी ढंग से भीड़ को घुमा रही थी। हर कोई जो उसके द्वारा लक्षित था, उसने तुरंत अपनी मूल क्यूई को संगठित किया। गोली बादल वाली संत गोली के संबंध में हाई वान गु को त्रिपाठी जीवक्ति पर संदेह होने की संभावना कम है। आत्मा युद्ध हॉल, सामूहिक हमले से टूटी बाधा। कुछ देर तक देखने के बाद वृद्ध आदमी चेंग ने हाथ हिलाने से पहले सभी को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया। अगर यह अदृश्य बाधा पूरी स्थिति में होती तो इस लोगों के समूह के खेती स्तर के साथ, भले ही उन्होंने कुछ दशकों तक कड़ी मेहनत की होती, वे शायद इसे नहीं तोड़ पाते। हालांकि आदिम खंडहर प्राइमोर्डियल रूइंस बहुत लंबे समय से अस्तित्व में था और सभी प्रतिबंध बहुत कमजोर हो गए थे। उसके सामने की बाधा के लिए भी यही सच था। जब हमलों की दूसरी लहर ने बाधा पर बमबारी की तो यह और भी अधिक अंदर धंस गई, लेकिन इस बार यह अपनी सीमा तक पहुंच गई लगती थी। कच्चा हवा में कई छोटी दरारें दिखाई दी और बहुत जल्द वे दरारें सभी दिशाओं में फैल गईं और सभी की आंखों के सामने और भी अधिक दरारें दिखाई दी। हर कोई हैरानी में चिल्लाया और करीब से ध्यान दिया। उनकी आंखें प्रतीक्षा से भरी हुई थीं। एक कुरकुरी आवाज के साथ, जैसे एक दर्पण को तोड़ा जा रहा हो, अदृश्य बाधा अचानक टूट गई। जिस पल बाधा टूट गई, वहां मौजूद सभी कल्टीवेटर तैयार हो गए लगते थे। उत्कृष्ट क्षेत्र मास्टर्स के आदेशों का इंतजार किए बिना उन सभी ने अपने आंदोलन कौशल, मूवमेंट स्किल्स को प्रदर्शित किया और आगे दौड़ गए। 7 परिवार गठबंधन का नेतृत्व करने वाले उत्कृष्ट भी वैसे ही थे। 7 परिवार गठबंधन के मास्टर्स में से हर एक लालच से इस रोशनी के गोले की ओर घूरा, पहुंचने से पहले भी इसे पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। जिन लोगों ने अभी अभी एक साथ काम किया था, उनमें खुली कलह और गुप्त संघर्ष का एक सैलाब अचानक फूट पड़ा। मूल क्यों अनियंत्रित थी, एक दूसरे को धक्का और धकेल रही थी, दूसरों से पीछे रहने से डर रही थी। त्रिपाठी जीवक्ति नहीं हिला, बस ठंडी नसों से स्थिति में बदलावों का अवलोकन कर रहा था। नवस्वर पवित्र भूमि, 9 हेवेंस होली लैंड की सिंतनी भी नहीं हिली। इसके अलावा कई और संदिग्ध कल्टीवेटर भी जगह पर खड़े थे। वे जागरूक थे कि वे पर्याप्त मजबूत नहीं थे और भले ही वे दौड़कर जाएं, वे रहस्यमय कलाकृति को हथियाने में सक्षम नहीं होंगे और सहज रूप से महसूस किया कि आगे खतरा था। स्वाभाविक रूप से उसने जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। वे केवल दूसरों के दौड़कर जाने और पहले स्थिति की जांच करने का इंतजार कर सकते थे। निश्चित रूप से इससे पहले कि वे लोग चमकते गोले के करीब पहुंच पाते, गोले को केंद्र के रूप में लेकर एक शुद्ध सफेद प्रभामंडल अचानक फैल गया। वह प्रभामंडल एक रहस्यमय ऊर्जा उतार चढ़ाव ले गया जो बिजली जितना तेज था। जो कल्टीवेटर आगे दौड़ रहे थे, उन्होंने ये दृश्य देखा और उन सभी के भाव बदल गए। उनके भाव बहुत अधिक बदल गए। भले ही वे तैयार थे, वे फिर भी इस प्रभामंडल से असुरक्षित पकड़े गए। कोई भी प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। जिस पल उन्होंने प्रभामंडल को देखा, वे उसमें लिपटे हुए थे। एक पल में इन लोगों के आंदोलन कठोर हो गए और वे जमीन पर गिर पड़े। उनमें से किसी में भी विरोध करने की ताकत नहीं थी। त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा पीला पड़ गया और इसके बारे में सोचे बिना भी वह जल्दी से पीछे हट गया। जिस पर प्रभामंडल ने उसके सामने के कल्टीवेटर पर झाड़ू मारा, त्रिपाठी जीवक्ति। लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति की वर्तमान गति के साथ भी वह प्रभामंडल के पीछा करने से भागने में अक्षम था। वह केवल थोड़ी दूरी तक पीछे हटा था इससे पहले कि प्रभामंडल ने उसे लपेट लिया। त्रिपाठी जीवक्ति की ज्ञान सागर नॉलेज सी गिर गई। त्रिपाठी जीवक्ति ने केवल अपने सामने की पृथ्वी को हिलते हुए महसूस किया और उसे ये भ्रम हुआ कि उसकी आत्मा सोल को हटाया जाने वाला था। उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। जल्दी से अपनी आकृति को स्थिर करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी सांस रोकी और अपनी आत्मा को स्थिर किया। जल्दी से त्रिपाठी जीवक्ति ने चारों ओर झांका और पाया कि जो कल्टीवेटर सतर्क थे और कलाकृति को हथियाने के लिए आगे नहीं दौड़े थे, वे सभी हाईवानगु और दूसरों की तरह जमीन पर गिर पड़े थे। यहाँ तक कि नवस्वर्ग पवित्र भूमि की सिंतनी भी वैसी ही थी। हालांकि उसने थोड़ी देर तक पकड़ बनाए रखी लगती थी। इससे पहले कि वह गिर जाए, उसने हल्की सी त्रिपाठी जीवक्ति की ओर झांका। उसके लाल होंठ कुछ बार रख गए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह क्या कहना चाहती थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने अनुमान लगाया कि वह मदद के लिए उसे पूछ रही थी। उसके पास उसकी परवाह करने का अवकाश कैसे हो सकता था। त्रिपाठी जीवक्ति इस समय खुद की भी रक्षा नहीं कर सकता था। उस अस्पष्ट प्रभामंडल से ढके जाने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा को एक अदृश्य हाथ से पकड़ा जा रहा हो और जल्द ही उसकी ज्ञान सागर से बाहर खींचा जाने वाला था। हैरान त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि इस स्थिति में किस प्रकार का रहस्य छिपा हुआ था, इसलिए उसने जल्दी से खुद को अपनी ज्ञान सागर में डुबो दिया।
अपनी विनाश की दानव आंख डेमन आई ऑफ अनाइलेशन को खोलते हुए त्रिपाठी जीवप्ती इस भाग्य से बचने में अक्षम था। 10 साल के समय से कम समय तक बने रहने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती का दृष्टि धुंधला हो गया, क्योंकि उसकी आत्मा ने उसकी ज्ञान सागर छोड़ दी और एक सफेद दुनिया में प्रवेश किया। एक के बाद एक आकृति उसके सामने दिखाई दी। उनमें से हर एक घबराहट का एक भाव पहने हुए था, क्योंकि उन्होंने हैरानी में चारों ओर झांका, ये समझने में अक्षम थे कि क्या चल रहा था। ये लोग सभी आत्मा अवतार सोल अवतार्स थे और कल्टिवेटर थे जो पहले एक साथ इकट्ठा हुए थे। वास्तव में यहाँ उनमें से 100 से अधिक थे। अरे, बगल से एक चीख आई, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती सतर्कता से अपना सिर घुमाने लगा, केवल ये पाने के लिए कि नवस्वर पवित्र भूमि सिंतनी एक एकांत कोने में छिपी हुई थी और उसकी ओर हाथ हिला रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने त्योरी चढ़ाई, लेकिन उसके निरंतर आग्रह के तहत वह उसकी ओर चला गया। वह भी अब एक आत्मा अवतार थी, इसलिए अपनी उपस्थिति को बदलने की क्षमता के बिना वह अपनी मूल उपस्थिति को प्रकट करने में सक्षम थी। क्या तुम जानते हो कि यह कहाँ है? नवस्वर पवित्र भूमि सिंतनी ने चारों ओर देखा और चुपचाप पूछा। मैं कैसे जानूंगा? त्रिपाठी जीवप्ती ने त्योरी चढ़ाई, हालांकि उसके दिल में कुछ अनुमान थे, वह निश्चित नहीं था। मैं देख सकती हूँ कि तुम यहाँ किसी और से अधिक देर तक विरोध कर रहे थे। तुम्हारी सच्ची ताकत केवल अमरता आरोहण सीमा 7वें चरण पर नहीं है ना? सिंतनी ने त्योरी चढ़ाई, क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती को ऊपर और नीचे देखा। अचानक उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य का एक निशान चमक उठा। अरे, तुम्हारी आत्मा अवतार क्यों है? त्रिपाठी जीवप्ती के करीब आकर उसने त्रिपाठी जीवप्ती से एक जलती हुई आभा निकलती हुई महसूस की। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे ठंडी नजरों से घूरा। सिंतनी हल्के से मुस्कुराए, आश्वस्त रहो, मैं बकवास नहीं बोलूंगी। क्या तुम किसी प्रकार के विशेष आत्मा कौशल सोल स्किल की खेती करते हो? हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया और कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया। सामान्य तौर पर वह इस तथ्य को छिपा सकता था कि उसके पास प्रज्वलित ज्ञान सागर कन्फ्लैग्रेटेड नॉलेज सी था। यहाँ तक कि अपनी प्रज्वलित ज्ञान सागर का उपयोग करके लड़ाई करते समय भी, जब तक उसने अपनी प्रज्वलित ज्ञान सागर की शक्ति को प्रदर्शित नहीं किया, वह दूसरों को धोखा दे सकता था। लेकिन जब उसकी आत्मा अवतार उसकी ज्ञान सागर छोड़ देती थी, तो यह अनिवार्य रूप से जलने के संकेत दिखाएगी। ये कहते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने उसके सामने सिंतनी की ओर तिरछी नजरों से देखा। उसका दिल आश्चर्य से भरा हुआ था। इस सिंतनी के शरीर पर एक रहस्यमय शक्ति थी जिसने त्रिपाठी जीवप्ती को झांकने से रोका, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि पहले उसकी खेती क्या थी। लेकिन इस पल में केवल उसकी आत्मा अवतार के साथ यहाँ त्रिपाठी जीवप्ती एक नज़र में सिंतनी की खेती के माध्यम से देखने में सक्षम था। प्रथम क्रम उत्कृष्ट फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसेंडेंट। वह उससे ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके पास भी ऐसी ताकत थी। यह नवस्वर पवित्र भूमि वास्तव में अद्भुत थी। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होगा अगर हम एक दूसरे का ध्यान रखें, तुम क्या कहते हो? सिंतनी ने अचानक सुझाव दिया। मूल रूप से उसने सोचा था कि इतने सारे लोगों के एक साथ समुद्र में जाने से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि प्राचीन खंडहर की ओर रास्ते में एक के बाद एक कुछ अपेक्षित स्थितियां हुई। तभी उसे एहसास हुआ कि प्राचीन खंडहर में खतरे थे जिनका वह विरोध नहीं कर सकती थी। अब जब उसकी आत्मा अवतार को जबरन यहाँ खींचा गया था, तो सिंतनी स्वाभाविक रूप से एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए एक मददगार ढूंढना चाहती थी। मैं अपने साथ बोझ नहीं लेता। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे सिर हिलाया। सिंतनी ने अपने होंठ मोड़े और कहा, तुम बहुत अभिमानी हो। तुमने अभी तक मेरे तरीके नहीं देखे हैं, तो तुम कैसे जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक बोझ हूँ? शायद तुम वास्तव में मेरे लिए एक बोझ हो। जब समय आएगा, अगर कोई वास्तविक खतरा है, तो ये कहना कठिन है कि कौन किसका ध्यान रखेगा। तो तुम मुझे अपने तरीके क्यों नहीं दिखाती? त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराया, उसका भाव उदासीन था। एक बार जब मैं उन्हें देख लूंगा, तो मैं विचार करूंगा कि तुम्हारे साथ सहयोग करना है या नहीं। सिंतनी का सुंदर चेहरा ठंडा हो गया, क्योंकि उसने फुफकारा अब और त्रिपाठी जीवप्ती से बात करने के लिए तैयार नहीं थी। बचपन से अब तक, हालांकि उसका अपनी पीढ़ी के पुरुषों के साथ बहुत कम संपर्क था, उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में त्रिपाठी जीवप्ती जैसा एक बुरा स्वभाव वाला और अभिमानी व्यक्ति वास्तव में होगा। ऐसा लगा जैसे वह दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था और कोई और उल्लेख के योग्य नहीं था। यह आदमी वास्तव में परेशान करने वाला है। जब वे दोनों बात कर रहे थे, 7 परिवार गठबंधन और कल्टीवेटर जो उन्होंने इकट्ठा किए थे, वे भी आपस में फुसफुसा रहे थे, वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। ऊपर देखो। अचानक खतरे की एक चीख सुनाई दी। ये सुनकर हर किसी ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। उन्होंने जो देखा वह सफेद शून्य में तैरते हुए कुछ बड़े सुनहरे पात्र थे, अत्यंत चकाचौंध करने वाले। आत्मा युद्ध हॉल, सोल बैटल हॉल। 4 बड़े पात्र, हर स्ट्रोक साहसी और शक्तिशाली, एक अकथनीय आकर्षण उत्सर्जित कर रहे थे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शब्द एक साधारण तरीके से नहीं लिखे गए थे, बल्कि इसके बजाय आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी से उत्कीर्ण थे। बहते समय के महान सम्राट, फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर का अनगिनत वर्षों तक अनुभव करने के बाद भी इन 4 बड़े पात्रों से निकलने वाली मोटी महिमा को मिटाया नहीं गया था, जिससे वहां मौजूद हर कोई डर से कांप उठा। एक ही नजर के बाद उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें फेर ली, जैसे कि अगर वे इसे घूरते रहे तो उनकी आत्मा अवतार नष्ट हो जाएगी।
आत्मा युद्ध हॉल, क्या इसे दिव्य भावना डिवाइन सेंस की लड़ाइयों के लिए एक जगह के रूप में समझा जा सकता है? तो क्या वह रोशनी का गोला एक आत्मा प्रकार की कलाकृति है? हमारी आत्मा अवतारों को जबरन यहाँ खींचा गया था ताकि हम लड़ सकें। हर कोई आपस में चर्चा करने लगा और जल्द ही वे अपने कुछ विचारों को क्रमबद्ध करने में सक्षम थे, जो सभी त्रिपाठी जीवोक्ति के अनुमान के समान थे। हाय वान बू ने अपना हाथ हिलाया, हर किसी को शांत होने का इशारा किया, जोर से घोषणा करते हुए, अगर यह वास्तव में एक कलाकृति का आंतरिक भाग है और हमारी आत्मा अवतारों को जबरन यहाँ खींचा गया था, तो अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो हमें पहले एक निकास ढूंढना होगा। सब लोग निष्क्रिय मत रहो, चारों ओर देखो और देखो कि क्या इस जगह में कोई छिपा हुआ रहस्य है। उसे ये कहते सुनकर हर कोई जल्दी से अलग हो गया और खोज शुरू कर दी। ये सफेद और खाली स्थान विशाल और विस्तृत लगता था, लेकिन जब हर किसी ने खोज शुरू की तो उन्होंने जल्दी से पता लगाया कि ये स्थान अत्यंत अजीब था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे चले, वे कुछ किलोमीटर की त्रिज्या से भाग नहीं सकते थे। लंबे समय तक खोज करने के बाद कोई भी कुछ भी संदिग्ध ढूंढने में सक्षम नहीं था, जिससे हर कोई कुछ हद तक हतोत्साहित महसूस करने लगा। 7 परिवार गठबंधन के उत्कृष्ट भी खोज कर रहे थे, लगातार अपनी दिव्य भावनाएं जारी कर रहे थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की। ये सफेद स्थान कोई अंधा धब्बा नहीं था, हर किसी को यहाँ कैद कर रहा था और उनके बाहर निकलने के रास्ते को अवरुद्ध कर रहा था। क्या तुमने इसे ढूंढा? नवस्वर्ग पवित्र भूमि सिंतनी अचानक त्रिपाठी जीवोक्ति के बगल में आई और पूछा, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। स्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ उसके पहले की सभी अप्रियता को भूल गई थी।